सभी में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। और आप देखेंगे कि जो हमारे इंडिया का फंक्शन हुआ, जिसे हम कहते हैं आधुनिक भारत का निर्माण हुआ, या हमारी सोसाइटी का जो डेवलपमेंट हुआ, आज जो हम जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, सांप्रदायिक तत्व देखते हैं, महिलाओं की स्थिति देखते हैं, तो उसके जो जड़ है वो हमें भारत के प्राचीन इतिहास में देखने को, और अध्ययन की उपयोगिता के दृष्टिकोण से तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ें। पेपर वन में आर्ट एंड कल्चर में अगर हम लोग प्री की बात करें तो प्री के पेपर वन में आर्ट एंड कल्चर और प्राचीन भारतीय इतिहास से आपको प्रश्न मिल जाते हैं। कभी कभी तो आप सीसेट में भी देखते हैं तो एक आपको पूरा अनसीन पैसेज ही मिल जाता है कल्चर से, जैसे गौतम बुद्ध की कहानी पे आ गया, महावीर स्वामी की कहानी पे आ गया, अशोक के ऊपर आ गया, समुद्रगुप्त के ऊपर आ गया। तो आपको काफी लाभदायक रहेगा। मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा के पेपर वन में इससे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि पहले आया गांधार और मथुरा मूर्ति कला के बारे में यूपीएससी प्रश्न पूछ चुकी है। जो गुप्तकालीन सिक्के हैं, गुप्तकालीन सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीकरण को वर्तमान नगरीकरण से जोड़कर यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है। यूपीपीसीएस ने सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न पूछा है। भारतीय समाज की बात करें तो यूपीएससी में लगातार ऐसे प्रश्न आते हैं कि पंथ निरपेक्षता में, भारतीय पंथ निरपेक्षता में और वेस्टर्न धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है। ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। धर्म और सांप्रदायिक के जो प्रश्न आते हैं भारतीय समाज में, वो यहाँ से आपको उसका बोध होगा। सबसे बड़ी बात, जो आप एथिक्स पढ़ते हैं तो एथिक्स में यहाँ पे बहुत सारे थिंकर्स का भी अध्ययन करते हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म और दर्शन पे प्रश्न आया है, वो यहाँ से आप कर लेंगे, महावीर स्वामी से कर लेंगे। और मेरा एक गैस वर्क है, मैं कई सालों से सोच रहा हूँ कि नैतिकता पे प्रश्न आता है और उपनिषद पे प्रश्न नहीं आता है। तो किसी भी दिन, ये मेरा गैस वर्क है कि किसी भी दिन आपको उपनिषद आधारित नैतिकता पर प्रश्न मिल सकता है, क्योंकि भारत ने विश्व को नैतिकता का जो सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया वो किसके माध्यम से पढ़ाया? उपनिषदों के माध्यम से। और उपनिषदों का क्रक्स क्या है? गीता। तो गीता पे तो यूपीपीसीएस लगातार 2 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, 3 साल में से 2 बार गीता पे और गीता और कांड पे प्रश्न पूछ चुकी है। तो ये सारी चीजों का अध्ययन हम प्राचीन भारत में करते हैं। निबंध में अगर कोई भी आपको बड़ा दृष्टांत बताना हो, कोई कहानी बतानी हो, कोई श्लोक बताना हो, तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपको वर्ण व्यवस्था के बारे में निबंध में लिखना है तो आप जो ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है उसके 10वें अध्याय में लिखा हुआ है, ब्राह्मणों मुखमासित बाहु राजन्यकृत उरूत देशीय देश पठनाम तुल्यो अजाय। तो इस तरह की वाक्यों का प्रयोग आप पेपर वन में, पेपर फोर में, एथिक्स में करें तो फिर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपको महिलाओं की दशा के बारे में लिखना है तो आप लिख सकते हो मरुत्तरकालीन मनुस्मृति से, यत् नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत् तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तु अपना। आप निबंध में कहीं चर्चा करते हैं भारतीय संस्कृति की विविधता की, और आप वायु पुराण का श्लोक सुना देते हैं, अय निज परोबती गणना लघुचे सामतु उदाचरित नामतु वसुदेव। तो ये आपको एक अच्छा ऑडिटर भी बनाएगा, आपको इंटरव्यू में नंबर दिलाएगा, मेंस में दिलाएगा और प्री में दिलाता है। भारतीय विविधता का इतना अच्छा वर्णन किया गया है विष्णु पुराण में, मुंडे मुंडे मति भिन्ना कुंडे कुंडे न पाया जातो जातो नवाचरण नवमारी। तो अभी हमने आपको बताया कि प्राचीन भारत का जो हम अध्ययन करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसका कितना महत्व है हमारे सिलेबस के लिए और हमारी ब्यूरोक्रेटिक लाइफ। आज हम जाति व्यवस्था की बात करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जब निर्माण हुआ 2 साल 11 महीने और लगभग 18-20 दिन लगे उसमें, तो वहां भी कई सारी बातें निकाली गई जो प्राचीन भारतीय संस्कृति की। तो इसका अध्ययन इसलिए अत्यंत उपयोगी साबित हो जाता है। अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं। तो मूल विषय पर आने के क्रम में आप लोग कुछ चीजें अपना पेन कॉपी लेके बैठे और जहां भी आपको लगता है आप उसे नोट कर सकते हैं कीवर्ड के रूप में। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जब हम बात करें तो सबसे पहले हम इतिहास की बात करते हैं। इतिहास क्या होता है? इतिहास को लेके अलग अलग विचारकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, लेकिन आप एक लाइन में समझ लें कि अतीत का वैज्ञानिक अध्ययन इतिहास। वैज्ञानिकता का मतलब क्या होता है? जो क्रमबद्ध हो, सुसंगत हो। तो अतीत का क्रमबद्ध और सुसंगत अध्ययन ही इतिहास, ठीक है।
अब इतिहास में आप लोग 3 शब्द पढ़ते होंगे, एक तो प्रागैतिहासिक, एक आद्यैतिहासिक और एक ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री से हमारा तात्पर्य है कि इतिहास के पूर्व का काल। तो इतिहास क्या है और इतिहास के पूर्व का काल क्या है? तो ऐसा काल जिसका अध्ययन हम सिर्फ पुरातात्विक माध्यमों से कर सकते हैं, पुरातात्विक स्रोतों से कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ही हमारे पास एकमात्र उपलब्ध प्रमाण है जिसके माध्यम से हम इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं, उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है। इतिहास के अध्ययन के 2 स्रोत होते हैं, एक तो पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्यिक स्रोत। इस पे हम आगे जाके बात करेंगे, अभी मैंने आपको इतना ही इंडिकेट कर दिया कि इतिहास के अध्ययन के 2 स्रोत होते हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। और जिस काल के अध्ययन के लिए हमारे पास सिर्फ पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध हो, उस काल को हम कहते हैं, जिस काल के हमारे पास पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध हो उस काल को हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है प्रागैतिहासिक काल में? इसमें पुरापाषाण काल आता है, इसमें मध्यपाषाण काल आता है, इसमें नवपाषाण काल आता है, इसमें ताम्रपाषाण काल आता है। तो प्री हिस्ट्री में हमारे कौन कौन से सेगमेंट है? एक हमें पढ़ना है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और कैलकुलिथिक। ठीक है। और दक्षिण भारत में जो हम जाते हैं तो हमें एक नया चरण यहाँ पे दिखाई देगा, महापाषाण काल, मेगालिथिक। जब मेगालिथिक एज पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी हल्का सा आपसे चर्चा करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। जो महापाषाण कब्रें हैं वो हमें दक्षिण भारत के इतिहास में मिली है, उत्तर भारत के इतिहास में नहीं। अब प्रागैतिहासिक काल की हमने बात कर ली, तो इसके आगे आता है आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री मुझे कोई बताएगा कि प्रोटो हिस्ट्री क्या है? कोई बताए। कोई प्रोटो हिस्ट्री के बारे में कोई स्टूडेंट बताएगा कि आद्य इतिहास के बारे में कोई कुछ जानता हो तो? हाँ सर, आगे ऐतिहासिक काल सर 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 जिस काल का मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था, लेकिन वह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया गया सर। ठीक, और कोई बताएगा? सर आद्य ऐतिहासिक, ये सर प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक काल के बीच का समय होता है सर, जिसमें सर मनुष्य ने खाना प्राप्त करने के लिए खेती करना आरंभ कर दिया था सर, जिसे सर अगर एक शब्द में कहा जाए सांस्कृतिक विकास का ये टाइम माना जाता है सर। ठीक, बहुत अच्छा आपका उत्तर है, और पहले जिन्होंने उत्तर दिया उनका उत्तर भी ठीक। अब जो जिन आद्य इतिहास काल से तात्पर्य है कि ऐसा काल जिसके साहित्यिक प्रमाण उपलब्ध तो हैं, लेकिन हम उसका उपयोग इतिहास लेखन में नहीं कर सकते। प्रोटो हिस्ट्री से क्या तात्पर्य है कि हमारे पास साहित्यिक प्रमाण और साक्ष्य उपलब्ध तो हैं, लेकिन हम उनका उपयोग नहीं कर पाते। ऐसे 2 कालों को कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का काल और वैदिक काल। अब कैसे, तो इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि धौलावीरा में एक स्तंभ लेख मिला, वहां पर हमें सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले, लेकिन उन साक्ष्यों का हम अध्ययन नहीं करते। हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें मिलती हैं, उन मोहरों में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उनका हम अध्ययन इतिहास लेखन में नहीं कर पाते। तो हमने इसे किसमें रख दिया? आद्य इतिहास में। ठीक है। दूसरा है वैदिक काल। अब आपको कि वैदिक काल में तो हमारे पास वैदिक साहित्य उपलब्ध है, हमारे पास वैदिक वाग्मय है, 4 वेद है हमारे पास।
उन वेदों की कर्मकांडी व्याख्या ब्राह्मणों में की गई है, ब्राह्मण साहित्य है। हमारे पास अरण्यक साहित्य है, जैसे बृहदारण्यक। हमारे पास उपनिषद है 108, हमारे पास महाकाव्य है। फिर हम जब इतना हमारे पास अवेलेबल है साहित्यिक स्रोत, तो हम इसे आद्य इतिहास में क्यों रखते हैं? तो मूल मुद्दा ये है कि ऋग्वेद के बारे में आप इतना तो बेसिक जानते ही होंगे कि ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेद लिखा गया, और जो बाद के वेद थे और ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद 1000 से लगभग 600 ईसा पूर्व में लिखे गए। ठीक है, लेकिन आप एक बार बार शब्द भी पढ़ते होंगे कि वेद संकलित है। संकलित है हुआ क्या कि जो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक की जानकारी थी, वो गुरुकुल पद्धति के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में हस्तांतरित कर दी, और हस्तांतरित करके वेद व्यास जी ने, ऐसा माना जाता है कि उसे संकलित कर दिया। तो जब उसे संकलित किया गया बाद के दौर में, छठी सदी में या बाद के दौर में कालांतर में संकलित किया गया, तो उस दौर की बातें भी उसमें शामिल हो गई। तो सारी बातें प्रमाणिक नहीं। आप समझ पा रहे हैं? ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व जो हमारे यहाँ आर्य रहते थे, वो कबीलों में रहते थे, और उन कबीलों में कुछ क्रियाकलाप तो होते होंगे, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, नैतिक क्रियाकलाप तो होते होंगे, लेकिन उनके पास लिपि नहीं थी। अगर आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है तो आप किसी भी चीज को लिख नहीं सकते हैं, लिखने के लिए स्क्रिप्ट जरूरी होती। तो उनके पास ज्ञान है, उनके पास क्रियाकलाप हो रहे हैं, लेकिन उनके पास स्क्रिप्ट नहीं। इस नॉलेज को उन्होंने फर्दर पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर किया और वेद व्यास जी ने इसे संकलित कर दिया। आप लोग समझ पा रहे हैं विषय को? जी सर। अब इसको एक रोचक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे आज के दौर में आप देखते हो कि हमारे यहाँ जानवर रहते हैं, सपोज दैट हमारे यहाँ कुत्ते रहते हैं। कुत्ते आज के समय में कुछ क्रियाकलाप करते होंगे, ठीक है। अब जब वो क्रियाकलाप करते हैं तो वो भी ये विचार करते होंगे कि एकदम से लॉकडाउन में सारे मनुष्य कहाँ चले गए, कैसी बीमारी आई, कितने लोग मर गए, रोडें खाली हो गई। ये सब चीजें उनके दुनिया में चलती होगी कि नहीं चलती होगी? लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारे यहाँ लॉकडाउन होता है, कोविड होता है, हम सारी चीजें लिख देते हैं, तो आने वाली पीढ़ी उसका बेहतर तरीके से अध्ययन कर लेगी। ठीक है, लेकिन अब कुत्ते भी इन सब चीजों को लिखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास लिखने का इंटेलेक्चुअल माइंड डेवलप नहीं हुआ, उनके पास स्क्रिप्ट नहीं। तो हो सकता है 2020 और 21 की चीजें वो 3020 और 21 में लिखें। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कल्पना करिए। आइंस्टीन हमेशा कहती है कि जीत कल्पना की होती है, ऐसा सोच के देखिए। तो अब आप देखेंगे कि 1000 साल बाद जब वो आज का इतिहास लिखेंगे, तो उसमें कुछ चीजें एड ऑन हो जाएंगी बाद के दौर में कि नहीं हो जाएंगी? 3021 की चीजें भी एड ऑन हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? जैसे आज हम महमूद गजनबी पे कोई चीज लिखते हैं, किताब लिखते हैं, तो महमूद गजनबी के इतिहास लिखते समय इंटरनेट, मोबाइल, ये सारी चीजें ऐड हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? लेकिन ये उस समय तो थी नहीं, महमूद गजनबी के समय। तो ये समझने वाली बात है, बहुत गहराई में जाके विचार। ऐसा ही वैदिक काल में, वैदिक काल की जो जानकारी है छठी सदी ईसा पूर्व, उसके बाद के दौर में लिखी गई, तो कुछ चीजें नई भी ऐड होती है, और यही इतिहास के साथ एक समस्या पैदा होती है। और इतिहास में जो हम अध्ययन करते हैं, इतिहास में हम केवल वही चीजें मानते हैं जिनका हमारे पास सोर्स अवेलेबल है। अगर हमारे पास स्रोत अवेलेबल नहीं है तो हम इतिहास न मान के उसे क्या मानते हैं? हिस्ट्री। जैसे पद्मावती के हमारे पास अगर कोई हमारे पास ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है तो हम उसे क्या मानेंगे? माइथोलॉजी, वो हिस्ट्री। जैसे कि ओडिसी और इलियड जो होमर ने लिखी है, अगर हमारे पास साक्ष्य नहीं है तो हम उसे क्या कह देंगे? हम उसे कह देंगे माइथोलॉजी, हम उसे इतिहास। इतिहास हम वही चीज मानेंगे जिसका हमारे पास हमारे पास पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों सोच है। तो वैदिक काल आप समझे? वैदिक काल में हमारे पास साहित्यिक सोर्स अवेलेबल तो है, लेकिन हम अध्ययन के लिए उसको उपयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसका संकलन आते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमारे पास पुरातात्विक स्रोत तो अवेलेबल है, प्लस हमारे पास साहित्यिक भी अवेलेबल है, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ लिया है, लेकिन उनका दावा गलत साबित।
वैदिक सभ्यता हमारे पास कुछ पुरातात्विक साक्ष्य तो हैं, साहित्यिक साक्ष्य भी है, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य के माध्यम से इतिहास का अध्ययन नहीं करता। क्यों? क्योंकि बाद के दौर में लिखे गए। बाद के दौर में क्यों लिखे गए? क्योंकि उस समय मनुष्य को लिपि का ज्ञान नहीं था, उसके इंटेलेक्चुअल माइंड का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था कि वो लिपि बना सके और चीजों को लिख सके। कौन से क्रिया, तो इसे हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। आज इतिहास को आप समझ गए। आज इतिहास के साथ आप बहुत सारी बातें भी समझ गए, आपके मानसिक क्षितिज का भी विस्तार होगा। ठीक, अब हमने प्री हिस्ट्री की बात कर ली, प्रोटो हिस्ट्री की बात कर ली, अब हम बात करते हैं इतिहास की। अब आप कहेंगे इतिहास क्या होता है? तो इतिहास की एक सामान्य परिभाषा तो हमने बता दी, लेकिन हम इतिहास की विशिष्टताओं के बारे में बता रहे हैं। तो इतिहास है तो वही है जिसके साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोत अवेलेबल हो और उनका उपयोग में भी अच्छे से कर सकते। 6 BC तक आते आते आप देखोगे हमारे पास सूत्र साहित्य होगा, जो उसी काल की हमें जानकारी देती है। हमारे पास जैनों के आगम साहित्य, हमारे पास बौद्धों के साहित्य, और वो उसी समय जो घटना होती थी, गौतम बुद्ध की घटना हुई उन्होंने लिख दी, महावीर स्वामी की कोई घटना हुई उन्होंने लिख दी, ब्राह्मण धर्म की कोई घटना हुई उन्होंने लिख दी, 16 महाजनपदों का उद्भव हुआ वो लिख दिया गया इतिहास। ठीक है, तो इसे हम इतिहास के रूप में देखते हैं। तो 6 BC के बाद जो डेवलपमेंट है वो हिस्ट्री है, और 6 BC से पीछे जाओ तो वैदिक काल, वैदिक काल के पीछे जाओ तो हमारी कांस्ययुगीन सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सभ्यता, वो दोनों आएंगी आज इतिहास में, प्रोटो हिस्ट्री में। और उसके पीछे जब आप जाते हैं तो नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण, ये आएंगे हिस्ट्री इतिहास में। ठीक है, चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर है? एक बार आप लोग सहमति रखें। हाँ सर। जी सर। यस सर। ठीक, अब हमने समझा, इतिहास समझा हमने। अब इतिहास में एक हम आपको, इतिहास क्या होता है कि जैसे हमें कोई भी चीज मिली, कोई ऑब्जेक्ट मिला, हमें ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे कि आप देखोगे कि 19वीं सदी में शाम शास्त्री को अर्थशास्त्र प्राप्त हुई मैसूर से, तो वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इतिहास का जो अध्ययन करते हैं वो विभिन्न विचारधाराओं के आधार पर करते हैं, और हम चाहते हैं कि आप अपने इंटेलेक्चुअल माइंडसेट का डेवलपमेंट करो, आप अपनी लाइन ऑफ थॉट को बढ़ो, सिर्फ फोकस ना करो। ठीक है, तो हम आपको इतिहास विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं के माध्यम से भी पढ़ाने की कोशिश करें। हम चाहते हैं कि आप अपनी विचारधाराओं की अच्छी समझ पैदा करें। तो प्राचीन भारतीय इतिहास का जो अध्ययन हुआ सबसे पहले साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने किया। किसने किया? साम्राज्यवादी इतिहासकार। अब आपको ये साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन है, ये सबसे पहले कौन है, इन्होंने अध्ययन क्यों किया, किस प्रकार से अध्ययन किया, कहां पर अध्ययन किया, इनके अध्ययन की विशेषताएं क्या है, इनके अध्ययन की कमियां क्या है। तो हर विचारधारा के बारे में यही पढ़ते हैं कि सबसे पहले हम उस विचारधारा को देखें, उस विचारधारा के बाद उसके क्या पक्ष है, क्या विपक्ष है। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करने आई और प्लासी और बक्सर के जैसे युद्धों पर विजय प्राप्त कर ली, तो इन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं। उस अध्ययन के 2-3 कारण थे। एक तो वारेन हेस्टिंग्स एक फेमस स्टेटमेंट बोलता है कि शासक पर अगर शासन करना है तो उन्हीं के रीति रिवाज परंपरा के आधार पर शासन किया जाए तो ये स्थायी होता है। ठीक है, आप देखोगे 1784 में विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कर रहे हैं। आपने कभी सोचा क्यों कर रहे हैं, या सिर्फ आप लोग पढ़ लेते हैं? आपने देखा होगा कि बंगाल में मदरसे की स्थापना हो रही है, तो आप सोचिए क्यों हो रही है। बनारसी में हिंदू कॉलेज में अध्ययन अध्यापन का काम हो रहा है, क्यों हो रहा है? साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने सोचा कि भारत के जो महाकाव्य हैं, वेद हैं, पुराण हैं, स्मृतियां हैं, इनके लौकिक साहित्य हैं, वैज्ञानिक साहित्य, इनका अध्ययन किया जाए और इनके अध्ययन के माध्यम से ही इन पर शासन किया जाए, तो शासन हमारा क्या होगा, स्थायी होगा। सपोज दैट आज एक कोई भी XYZ कंपनी है, मैं यहाँ पब्लिक फोरम पे नाम लेके आपको नहीं बताना चाहूंगा, कोई भी एक कंपनी है, वो कोशिश करे कि कांगो में जाके हम व्यापार स्थापित करेंगे और व्यापार के साथ वहां पे नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। यही तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में किया था। तो उनकी क्या कोशिश रहेगी कि कांगो के लोगों पे अगर शासन करना है तो क्यों ना उन्हीं के रीति रिवाज, परंपरा, संस्कार और मूल्यों के आधार पर शासन किया जाए, तो ये दीर्घजीवी होगा। और अगर हमने अपनी इंडिया की चीजें थोपी तो वहां पे क्या होगा, विद्रोह हो जाएगा।
यही तो साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने सोचा। साम्राज्यवादी प्रशासक बारेन हेस्टिंगस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हेस्टिंगस, इन लोगों ने सोचा कि भारत पर शासन करना है तो भारत की पुस्तकों का अध्ययन करो। पुस्तकों का अध्ययन क्या किससे होगा? बनारस में हिंदू कॉलेज में होगा, संस्कृत कॉलेज में होगा। इस्लाम का अध्ययन कैसे होगा? बंगाल के मदरसे में होगा। एशियाटिक सोसाइटी बनाओ, अध्ययन करो, और इनकी जो मनुस्मृति वगैरह में लिखा है उसके आधार पर शासन करो तो शासन दीर्घजीवी होगा। अब आप समझिए ये साम्राज्यवादी इतिहासकार क्यों है, उन्होंने क्यों अध्ययन किया। और थोड़ा एक बात और भी थी, एक बात ये थी कि पॉजिटिव बात भी है कि हमने अपनी क्लास में पढ़ा था कि यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा था, प्रबोधन हो रहा था, मनुष्य की क्षमताओं का विस्तार हो रहा था, वो नई नई प्रकार के ज्ञान और विज्ञान को जानना चाहता था, तो भी उसने अध्ययन किया। ठीक है, अब इन साम्राज्यवादी इतिहासकारों की कुछ मूलभूत विशेषताएं हैं। जैसे ये क्या कहेंगे कि जो भारतीय समाजों से पिछड़ा हुआ दिखाएंगे। पिछड़ा हुआ क्यों दिखाएंगे? क्योंकि इन्हें अपने शासन का औचित्य सिद्ध करना था ना। रुडयार्ड किपलिंग ने व्हाइट मैन बर्डनशिप में कहा था कि हमें हमारा श्वेत लोगों का ये बोझ है कि वो जाए और जाके जो अश्वेत लोग हैं उन पे शासन करें, उन्हें सभ्य बनाए। तो वो बताते थे कि तुम्हारा जो इतिहास है वो पिछड़े हुए लोगों का इतिहास है, तुम्हारा समाज जड़ है, तुम्हारे समाज में स्त्रियों की दशा खराब थी, उनका शोषण होता था। तो ये सारी बातें लिखेंगे साम्राज्यवादी इतिहासकार। साम्राज्यवादी इतिहासकार कहेंगे कि आपकी कोई भौतिक उपलब्धि नहीं है, आपकी कोई भौतिक उपलब्धि नहीं है। एक अगर कोई यहाँ पे दर्शन शास्त्र का स्टूडेंट हो या इतिहास का स्टूडेंट हो तो एक बात साम्राज्यवादी इतिहासकार बार बार कहते हैं भारतीयों पर आक्षेप करते हुए कि आपकी कोई भी उपलब्धि नहीं है विश्व के प्राचीन इतिहास में। आप तो अंधेरे कमरे में काली बिल्ली को देख रहे थे और वो थी। मतलब आप तो सिर्फ ब्रह्म का बोध कर रहे थे कमरे में बंद होकर कि ब्रह्म निराकार है, किस तरह का है, ब्रह्म की प्रकृति कैसी है, ब्रह्म कैसा दिखता है। आपकी कोई भौतिक उपलब्धियां नहीं है, आपने बड़े बड़े नगर नहीं बसाए, लोगों को रोजगार नहीं दिया, लोगों की आर्थिक समृद्धि के लिए प्रयास नहीं किया। तो ये साम्राज्यवादी इतिहासकार कहेंगे। ठीक है, ये उनकी विशेषता है, उनके ये विचारधारा की विशेषता है। आगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, ये चीजें बहुत गहराई से समझ। तो साम्राज्यवादी इतिहासकार जब ये सारी चीजें लिखते गए तो इसी बीच में हम देखते हैं कि 1920, 21, 22 के दौर में हमें सिंधु घाटी सभ्यता जैसी चीजें मिल जाती हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जैसी चीजें मिलती है साम्राज्यवादी इतिहासकारों को। तो वो क्या, तो उनसे कहा कि आप तो कहते थे कि भारतीय लोगों ने कुछ किया ही नहीं, भारतीय लोगों की कोई तो भौतिक उपलब्धियां नहीं है, हम तो जड़ समाज है, हम तो पिछड़े हुए समाज है, तो सपेरों का देश है। आप तो कह रहे थे हम अंधेरे कमरे में काली बिल्ली को देख रहे थे, और जब ब्रिटेन और फ्रांस के लोग कपड़ा बनाना नहीं जानते थे, निर्वस्त्र होकर घूमते थे, तो हम तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर बसा रहे थे। तो राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने ऐसे लिखा कि जब आपके पास कपड़े पहनने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, आप निर्वस्त्र होकर यूरोप के जंगलों में घूम रहे थे, तब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर बसा रहे थे और पूरे विश्व में ट्रेड कर रहे थे। तो मतलब आप झूठ बोल रहे हो कि हमारा प्राचीन वैभव क्या है? शून्य है, प्राचीन उपलब्धियां शून्य है। तो साम्राज्यवादी इतिहासकार जो है अपने बचाव के लिए कहेंगे, वो कहेंगे नहीं तुम्हारे यहाँ कुछ अच्छा नहीं हुआ, जो अच्छा हुआ वो विदेशी प्रेरणा से हुआ। तो वो कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, हमने कहा कैसे आई? बोले मेसोपोटामिया की सभ्यता से आई। हमने कहा अच्छा। हमने कहा कि हमारे पास तो सम्राट अशोक जैसा राजा था, वो सब कुछ जीतता गया, सब कुछ जीतता गया, और कलिंग युद्ध में जाके उसका हृदय परिवर्तन हो गया, और हृदय परिवर्तन के साथ कहता है कि देव नाम पियदस्सी अशोक अपनी तलवार को म्यान में रखता है, और अब वो भैरी घोष नहीं धम्म घोष करेगा। हमारे पास तो इतना प्रतापी राजा था। राष्ट्रवादी इतिहासकार आरसी मजूमदार कहते हैं 2 विश्व युद्ध में जब करोड़ों लोग मारे गए तब पता चला अशोक कितना महान था, क्यों उसने युद्ध की नीति त्याग दी थी। तो जब राष्ट्रवादी इतिहासकार ये कहने लगे तो जो साम्राज्यवादी इतिहासकार थे उन्होंने कहा कि अशोक तो विदेशी राजा था, अशोक हिंदुस्तान का था ही नहीं, वो तो श्रीलंका का राजा था। हमारे पास स्रोतों की क्या थी? कमी थी। लेकिन बाद के दौर में हमने कहा नहीं, अशोक इंडिया का ही राजा था। और आप जाओगे दतिया के पास एक अभिलेख है गोजरा, कर्नाटक में जाओगे आपको अभिलेख मिलेगा मास्की, उदयन कोलम, वहां से आपको पता चलेगा कि देवनाम पियदस्सी अशोक भारत के राजा।
तो वो क्या है, उनसे कहा गया कि आप लोग हमें गलत इतिहास पढ़ा रहे थे, साम्राज्यवादी इतिहासकार, आप हमारी उपलब्धियों को शून्य बता रहे थे। फिर हमने कहा कि हमारे पास तो अजंता जैसी पेंटिंग है, वर्ल्ड फेमस, जो आज भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आप ही लोगों ने मान्यता दी। तो वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे नहीं, ये भी विदेशी प्रेरणा से आई, तो हम उसे भी खारिज करेंगे। ये सारा हमारी जो आगे की क्लासें आएंगी उनमें हम रोचकतापूर्ण तरीके से पढ़ेंगे। हमने कहा हमारे पास तो मूर्ति कला की बहुत बड़ी शैली थी, तो वो कहते हैं वो भी आपने विदेशी प्रेरणा से। तो साम्राज्यवादी इतिहासकार क्या कहेंगे, आपकी भौतिक उपलब्धियां शून्य है, आपका समाज जड़ है, यहाँ पे लोगों का शोषण किया गया। और फिर हमने जब उनसे कहा कि कुछ भी जो अच्छा काम हुआ, तो वो कहेंगे विदेशी प्रेरणा से। ठीक है, अब आपने साम्राज्यवादी विचारधारा, इतिहास की विचारधारा को समझा। ठीक है, उसके पक्ष और विपक्ष को समझे। उसकी अच्छी बातें क्या थी कि सबसे पहले इन्होंने इतिहास लेखन तो शुरू किया वैज्ञानिक तरीके से। पुराने जो हमारे टेक्स्ट थे, जैसे कि गीता है, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, इसका ट्रांसलेशन तो किया, ये पूरी दुनिया में गया, तो तभी तो पता चला अच्छा क्या है बुरा क्या है। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इतिहास लिखा, स्कूलों में इतिहास को पढ़ाया, आम जनमानस को इतिहास से जोड़ा। ठीक है, और इनकी विशेषताएं क्या थी कि इन्होंने अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कि हम आपके अच्छे के लिए आए हैं, और इन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति की उपलब्धियों को शून्य बताया, भारत को आध्यात्मिक समाज बताया, सभ्यरों का देश बताया, ये इनकी कमी। इन इतिहासकारों के नाम भी आप समझ गए, जैसे कि बारेन हेस्टिंग्स ने भी प्रोत्साहित किया, और विलियम जोन्स जैसे लोग हैं, जेम्स मिल है। ठीक है, जेम्स मिल ने तो इवन यहाँ तक किया कि 1817 में किताब लिखी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारतीय समाज को 3 भागों में बांट दिया, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज और आधुनिक समाज। इससे क्या होगा, भारतीय इतिहास लेखन का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन हो। क्या प्राचीन काल में सारे जो शासक थे वो हिंदू थे? मध्यकाल में क्या सारे शासक मुस्लिम थे? और आपने क्या हमें 22 जून 1757 को आके आधुनिक बना दिया? ऐसी कैसी आधुनिकता कि जो देश 24% ट्रेड कर रहा था, वो अंग्रेजों के समय आके 1.5% करने लगा। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी बढ़ गई हमारे यहाँ। इस तरह का गलत इतिहास भी लिखा गया, जेम्स मिल ने ऐसा इतिहास लिखा। ठीक है, अब आप साम्राज्यवादी इतिहास लेखन से परिचित हो गए। राष्ट्रवादी इतिहासकार आए इस दौर में, क्योंकि भारत में इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था, स्वतंत्रता की मांग चल रही थी, तो इतिहासकारों को भी नैतिक दायित्व है कि वो अपने समाज, देश, काल, परिस्थिति सापेक्ष इतिहास लिखें। तो उन्होंने जब इतिहास लिखा तो उन्होंने इतिहास की कुछ बातें बताई। जैसे उन्होंने कहा कि जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज बहुत ही उत्कृष्ट समाज है। उन्होंने कुछ ज्यादा ही अच्छा बता दिया, तो वो स्वर्ण काल को लेके आए। स्वर्ण काल को आप देखोगे, गुप्तकालीन स्वर्ण काल की बात होती है तो वो राष्ट्रवादी इतिहास। ठीक है, वो भारतीय समाज में जो समस्याएं वास्तव में थी, जैसे कि जाति व्यवस्था थी, अस्पृश्यता थी, महिलाओं की स्थिति खराब थी, शूद्रों के साथ अमानवीय व्यवहार होता था, वो चीजों को उन्होंने ढक दिया, उस पर उन्होंने बिल्कुल काम ही नहीं किया। हर चीज को ग्लोरीफाई किया उन्होंने। खैर, वो ग्लोरीफाई करना समय की बात मांग भी थी। उस समय हम लोग विदेशी दास्ता कह रहे थे, हम लोग अपना कॉन्फिडेंस खो चुके थे अंग्रेजों के सामने। उन्होंने हमें बता दिया कि तुम्हारे समाज और संस्कृति ने कुछ किए, तो हम लोग ग्लोरीफाई कर रहे थे। एक ऐसा संघ बना, मॉडर्न इंडिया के इतिहास में आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, तो इस राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में जैसे आप देखोगे कि मजूमदार जी आपको दिखाई देंगे, बीबी लाल दिखाई देंगे। बीबी लाल को तो अभी 26 जनवरी में आप देखोगे कि पद्म विभूषण दिया गया। 26 जनवरी पे घोषणा हुई कि पद्म विभूषण दिया जाएगा। तो ये राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने काम किया। अब इनकी अच्छाई क्या है? अच्छाई ये है कि इन्होंने राष्ट्र का स्वाभिमान जगाया, भारत का जो ग्लोरीफाई कल्चर था उस पर काम किया, साहित्यों का अध्ययन किया। ठीक है, अंग्रेजों ने जो कॉन्फिडेंस डाउन किया था उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाया। इनकी कमियां क्या है? इनकी कमियां वही है कि ये कमियों को नहीं देखते अपनी। दूसरी कमी क्या है कि हर जगह स्वर्ण काल देखता है। ठीक, जब ये दोनों इतिहास लेखन हो गए तो 1950 और 60 के दशक में मार्क्सवादी इतिहास लेखन। आप मार्क्सवाद को लगभग सभी विषयों में पढ़ा जाता है, वामपंथी विचारधारा मार्क्सवाद। मार्क्सवाद की कुछ बुनियादी विचारों को आप जानते होंगे। तो वो सबसे पहले क्या देखेंगे, हर जगह वो आर्थिक दृष्टिकोण से देखेंगे।
वो आर्थिक अपचयनवाद से पीड़ित। पूरे भारतीय इतिहास में जो भी परिवर्तन को देखोगे, क्योंकि उनके गुरु कार्ल मार्क्स ने कहा है कि सारे परिवर्तन भौतिक चीजों से आते हैं। भौतिक परिवर्तन से समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, तो जो भी उन्हें परिवर्तन दिखाई देगा भौतिकता से दिखाई देगा। अगर उनसे कहो कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में जो नगरीकरण हुआ भारत में, दूसरा नगरीकरण वो किस कारण से हुआ, तो तुरंत कह देंगे लोहे से। ठीक है। दूसरी बात वो क्या कहेंगे कि वो धर्म को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। कार्ल मार्क्स कहता था धर्म अफीम है। अफीम का मतलब होता है कि आप ना जो अपनी इंटेलेक्चुअलिटी है, रेशनैलिटी है, वो खो देते हैं धर्म के बाद। आप उसकी आस्था में, भक्ति में इतने समाहित हो जाते हैं। भारतीय समाज निसंदेह धर्म प्रधान है और धर्म को नैतिक रूप से देखा गया है। यहाँ का धर्म तो अच्छा है और मार्क्सवादी इतिहास का धर्म को नजरअंदाज कर देते। दूसरी बात, ये समाज में जो वर्ग विभाजन देखते हैं, आप लोगों ने समाज में वर्ग विभाजन अगर देखा हो तो आजकल हमें वर्ग विभाजन दिखता है कि हाई इनकम ग्रुप के लोग हैं, मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं, लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं। ठीक है, ये सिर्फ इसी वर्ग के आधार पर समाज को देखते हैं। मैं कुछ यहाँ पे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करूंगा, उन क्लिष्ट शब्दों से बचे ना, उन्हें आत्मसात करें अपने अंदर और अपने उत्तर लेखन में और अपने शब्दों में। मार्क्स हमेशा कहते हैं कि सर्वहारा और बुर्जुआ समाज में दो वर्ग होते हैं। जिनके पास उत्पादन का स्वामित्व होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, उन्हीं के हाथ में व्यवस्था रहती है और वो व्यवस्था को संचालित करते रहते हैं और बाकी लोग सर्वहारा है। ये मार्क्स के विचार है। एक आप अपना भी इस पे विचार डेवलप करिए। मार्क्स का ये कहना, कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि कुछ लोगों ने चीजों पर अपनी पकड़ कर ली, मतलब उनके पास उत्पादन का स्वामित्व है। उत्पादन का स्वामित्व कैसे होता है? जैसे उनके पास फैक्ट्री है, उनके पास कल कारखाने हैं, उनके पास खेत हैं और बाकी लोग जो काम कर रहे हैं वो सर्वहारा है। तो बुर्जुआ वर्ग आपके पास क्या है? चूंकि जैसे बुर्जुआ वर्ग है, किसी भी बुर्जुआ है और उसने अपनी फैक्ट्री लगाई, उस फैक्ट्री में सब लोग काम करते हैं, तो उस फैक्ट्री में जब सब लोग काम करते हैं तो वो सब सर्वहारा होगा। ठीक है, और उसके पास उत्पादन का स्वामित्व है, मतलब मालिकाना हक है फैक्ट्री का, तो वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा और वो उसके माध्यम से क्या करता है? लोगों का शोषण करता है। और उस शोषण में वो किस किस की मदद लेता है? धर्म की, धर्म अफीम है, पुलिस की, राज्य की मदद लेता है, स्टेट की। तो वो कहता है स्टेटलेस सोसाइटी बनाओ, स्टेट की मदद लेता है। वो कहता है जो बुर्जुआ वर्ग है वो स्टेट की मदद से सर्वहारा का शोषण करता है। जैसे कि हमारे कॉर्पोरेट्स विजय माल्या जी ने क्या किया कि उनके पास उत्पादन का स्वामित्व था, उनकी फैक्ट्री है, कल कारखाने, सर्वहारा वर्ग वहां पे काम कर रहा है और सर्वहारा वर्ग की वजह से ही तो विजय माल्या बने, इतने अमीर बने हैं। लेकिन विजय माल्या क्या करती है? उनके पास सिर्फ पूंजी तो थी और पूंजी के माध्यम से सारा लाभ ले लेते हैं। वो 90% लाभ ले लेते हैं, 10% सैलरी में बांट देते हैं। तो मार्क्सवाद हमेशा वर्ग संघर्ष को देखेगा। इन्होंने प्राचीन भारतीय समाज में भी वर्ग संघर्ष को देखा, लेकिन ये वर्ग संघर्ष जो है यूरोपियन सोसाइटी में था। फ्रांस और अमेरिका की क्रांति में आपने देखे होंगे वर्ग बने थे। भारतीय समाज तो जाति आधारित समाज है, जाति और वर्ण में बटा हुआ समाज है। तो इस तरह से इन्होंने भारत में इतिहास लेखन मार्क्सवादियों ने किया। ये इनकी मूलभूत विशेषता है। मार्क्सवादी इतिहास लेखन 1950-60 के दौर में डीडी गोस्वामी द्वारा स्टार्ट किया गया। रामचंद्र शर्मा जी ने इतिहास लिखा, डीएन झा ने लिखा, रोमिला थापर जी ने लिखा और निसंदेह इन्होंने इतिहास लिखने में बहुत मेहनत की है। लेकिन इनकी मेहनत में कुछ पूर्वाग्रह है। हमें पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, ना तो इतिहास में होना चाहिए, ना प्रशासन में तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। हमें पूर्वाग्रह से रहित होकर निष्पक्ष और तटस्थ रूप में इतिहास का लेखन करना चाहिए। लेकिन इनके इतिहास की कुछ अच्छी बात भी है। इतिहास की अच्छी बात क्या है कि ये इतिहास को राज दरबार से लेके आए, राज दरबार से समाज तक लेके आए। हेरोडोटस इतिहास के पिता, नीवी, कल्हड़ भारतीय इतिहास के पिता, इन लोगों ने राज दरबार का इतिहास लिखा। साम्राज्यवादी राष्ट्रवादियों ने राजनीति इतिहास लिखा, इन्होंने समाज और संस्कृति का इतिहास लिखा। राष्ट्रवादी कालिदास का इतिहास लिखते हैं। तो मार्क्सवादी विचारक डीएन झा जैसे लोग कहते हैं कि कालिदास की स्याही में
कालिदास की कलम में जो स्याही थी वो मजदूरों के खून से थी। राष्ट्रवादी इतिहासकार अगर ताजमहल का इतिहास लिखेंगे, शाहजहां का इतिहास लिखेंगे तो मार्क्सवादी कहते हैं मजदूरों का भी इतिहास लिखो। उन सर्वहारा वर्ग की भी बात करो, उन दासों की भी बात करो जिन्होंने ब्रजेश्वर टेम्पल को बनाया, उन महिलाओं की भी बात करो जिनका शोषण हुआ है। आप कहते हो गुप्त काल स्वर्ण हो गया, और उस समय अब गुंडन प्रथा आ रही है, मतलब पैदा प्रथा आ रही है, सामंतवाद आ रहा है। तो इस पक्ष पे बात करेंगे कौन? मार्क्सवादी इतिहासकार। उसके बाद क्या हुआ कि नारीवादी इतिहासकार। ये विचारधाराएं जानना बहुत जरूरी है। जब भी आप अपने टॉपिक को सोचते हैं या पढ़ते हैं तो आप विचारधाराओं के आधार पर पढ़िए, ठीक है। आप अपना निबंध भी लिखती हैं तो उसमें कुछ विचारधाराओं के विचारकों के नाम लिखिए, कुछ सोचिए। किसी भी चीज को सोचना हो तो उसको आप विचारधारा के आधार पर सोचेंगे, ठीक है। अब नारीवादी विचारक आते हैं। नारीवादी विचारक पिछले 20-30 वर्षों में ज्यादा एक्टिव। तो नारीवादी विचारक हमेशा क्या कहेंगे, उनकी विचारधारा आपको पता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में क्या हुआ है, महिलाओं का शोषण हुआ है, उसने शोषण किया है, समान समाज हमें बनाना है। तो उनकी भी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव है, और हमारे अध्ययन में ये सारी चीजें सामने है, ठीक है। अब आपने विचारधारा समझ ली है सारी। किसी को भी अब ऐसी बहुत सारी विचारधारा है, आप उनका अध्ययन करिए, ये आपके बहुत काम में आएगा। निबंध में, एथिक्स में, इंटरव्यू में आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। यस सर। जी सर। किसी को किसी विचारधारा में कोई प्रॉब्लम हो तो वो बताए। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो बिल्कुल आप क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टू वे कम्युनिकेशन हो तो बेटर है। नमस्ते सर, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं ये पूछना चाहती थी कि एंशिएंट और मिडिवल के लिए कौन सी बुक सही रहेगी? एंशिएंट और मिडाइवल के लिए मैं आपको बताऊं, अगर आप सामान्य अध्ययन के स्टूडेंट हैं तो आप रामशरण शर्मा जी की एनसीईआरटी और सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी एंशिएंट और मिडाइवल के लिए पढ़ लीजिए। बहुत ही, आप अपना माइंड बंद कर लीजिए। आप रामशरण शर्मा जी हैं, उनकी एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़िए। सतीश चंद्रा जी की एनसीईआरटी को आप बहुत अच्छे से पढ़िए। लेकिन कुछ अपना दिमाग खोल के रखिए। मैंने आपको पहले से बताया कि रामशरण शर्मा जी मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, उनमें एक पूर्वाग्रह होगा निसंदेह। बहुत ही उच्च कोटि के विचारक हैं, पद्म पुरस्कारों से सम्मानित, लेकिन एक पूर्वाग्रह है, ठीक है। तो उन पूर्वाग्रहों के आधार पर पढ़िए। और पहले ये एनसीईआरटी में थी, अब नहीं, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी करके आपको मिल जाएगी। जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि उपेंद्र सिंह एक बुक आती है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की लड़की है, और एंशिएंट हिस्ट्री की अभी तक की बेस्ट, उसे आप पढ़िए, ऑप्शनल वाले, ठीक है। और ये सारी चीजें आप पढ़ के बेहतर कर सकते हैं। सर झांसी माली? झांसी माली राजस्थान के राइटर हैं, लेकिन इनकी किताब अब थोड़ी ओल्ड हो गई है। लेकिन अगर पहले से किसी ने 2-3 बार कोई बुक पढ़ रखी है, चाहे रोमिला थापर हो, झांसी माली हो, तो वो इन चीजों को विदित कर सकता है, ठीक है। मैं वही पढ़ रही हूँ। ओके सर। हाँ, तो रामशरण शर्मा की आप एनसीईआरटी पढ़िए, पहली बात। दूसरी बात, लूसेंट में बहुत अच्छा दे रखा है, आप निसंदेह प्री के लिए लूसेंट को आप रेफर करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। तीसरा क्या है, घटना चक्र क्या करता है कि सारे जितने भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी उसके क्वेश्चनों को कंपाइल कर देता है, तो क्वेश्चन वहां से देख लीजिए, ठीक है। इसमें आपका सब हो जाएगा, इसमें आपका प्री मेंस दोनों हो जाएगा, प्री मेंस इंटरव्यू। और इससे ज्यादा मत पढ़ना, क्योंकि 10 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा एक किताब को 10 बार पढ़ना। जी सर, थैंक यू। हाँ, मैं भी अध्ययन के दौर से गुजरा हूँ और मैंने ये सारी चीजें देखी है कि बस यही पढ़िए और बार बार पढ़िए, इसी में मैनेज करने की कोशिश करिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए, ठीक है। थैंक यू सर। अब हम लोगों ने समझा है कि पहले हमने बात की कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, ऐतिहासिक काल क्या होता है। दूसरा, हमने आपको विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं से परिचित करा दिया, और उन विचारधाराओं ने इतिहास को कैसे लिखा हमने ये भी बता दिया, ठीक है। तो विचारधाराओं के आधार पर ही तो इतिहास लिखा गया है। इतिहास में तो आपको एक, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का नगर मिल गया और उस नगर के सामने अपनी अपनी व्याख्या कर दी। जैसे कि आप आईएएस बन गए, सब अपनी अपनी तरह से उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे,
आप आईएएस बन गए तो सोचिए साम्राज्यवादी इतिहास का क्या कहेगा, कहेगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इंडियन सिविल सर्विस बनाई थी, ये उसी की देन है, देखो हमने कितना डेवलपमेंट किया तुम्हारा। हम रुडियार्ड किपलिंग से ही कहता था व्हाइट मैन बर्डन से हम तुम्हें सभ्य बनाने आए थे। ठीक है, तो साम्राज्यवादी इतिहासकार ये कहेगा कि हमने तुम्हें मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी दी, हमने आपको ऑल इंडिया सर्विस दी जो देश को बांध के रखे, हमने आपको टॉप ब्यूरोक्रेट दी, हमने एकेडमी की स्थापना की मसूरी लाल बहादुर शास्त्री हैदराबाद। ठीक है, हमने सीआरपीसी आईपीसी बनाई ताकि आपका समाज बेहतर चल सके। इस साम्राज्यवादी इतिहासकार कहेंगे। उसके बाद राष्ट्रवादी इतिहासकार आएंगे। राष्ट्रवादी इतिहासकार क्या कहेंगे, अरे आपने क्या दी, उससे बेहतर व्यवस्था तो हमारे उसमें दिखती है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में तो उपदा परीक्षण होता था, आज आपकी ब्यूरोक्रेसी में इतनी कमियां थी कि हमें पेपर बोल लाना पड़ा एथिक्स का। हम तो उपदा परीक्षण करते थे नैतिक परीक्षण के लिए मौर्य काल में। हमारे यहाँ तो चोलों की ब्यूरोक्रेसी इतनी शानदार थी, विजयनगर काल की आयंगर और नयंगर व्यवस्था इतनी अच्छी थी, ब्यूरोक्रेसी तो हमने आपको दी है। तो राष्ट्रवादी इतिहासकारों में ये पूर्वाग्रह आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा, और बात सही भी है। राष्ट्रवादी इतिहासकार क्या कहेंगे, तुमने ऐसी ब्यूरोक्रेसी दे दी जो जनता और एक आईएएस के बीच में कितना बड़ा अंतर क्रिएट हो जाता है, एक जिलाधिकारी एक आम नागरिक के बीच में। ऐसी डेमोक्रेसी नहीं दी जो लोकतंत्र के बीच में रह के काम कर सके। ठीक है, तो राष्ट्रवादी इतिहासकार ये कहेंगे। मार्क्सवादी इतिहासकार क्या कहेंगे, मार्क्सवादी इतिहासकार तो हमेशा स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं, बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान नहीं देंगे। वो कहेंगे ये बुर्जुआ वर्ग का एक नया उपकरण सर्वहारा पर शासन करने के लिए। जैसे बुर्जुआ वर्ग धर्म का सहारा लेता है, साहित्य का सहारा लेता है, इतिहास का सहारा लेता है, ऐसी ब्यूरोक्रेसी का सहारा लेगा, और सर्वहारा वर्ग आंदोलन करेगा तो उसके आंदोलन को कुचल दिया जाएगा। तो ये मार्क्सवादी लोगों के विचार। नारीवादी इतिहासकार क्या आएंगे, बोले हम समाज में 50% है, प्रशासन में 20%। शोषण तो पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। तो ये नारीवादियों का तरीका समझे। मैं इसके माध्यम से ये बताना चाह रहा था आपको कि किसी भी विषय पर किसी विचारधारा के माध्यम से कैसे सोचते। ठीक है, तो हमने विचारधाराएं पढ़ ली। अब तीसरा हम टॉपिक पे आते हैं, तो सबसे पहले टॉपिक में पढ़ते हैं हम अपने इतिहास के स्रोत, सोर्स है जो हमने सबसे पहले बात। इतिहास में दो तरह के सोर्स होते हैं, एक तो पुरातात्विक सोर्स, एक साहित्यिक सोर्स। पुरातात्विक सोर्स में कौन कौन सी चीजें आएंगी, जैसे कि भवन, मुद्रा, अभिलेख। ठीक है, और हमें कोई भी ऐसी चीज जैसे पत्थर, लोहा, बनी हुई चीजें, मृदुभांड, ये सारी चीजें क्या है, पुरातात्विक चीज। पुरातत्व के बाद हमारे पास एंशिएंट हिस्ट्री के अध्ययन के साहित्यिक सोर्स भी अवेलेबल है। साहित्यिक सोर्स दो तरह के होते हैं, एक तो साहित्यिक सोर्स जब आप पढ़े तो इस रूप में पढ़े एंशिएंट इंडिया के कि एक तो धार्मिक साहित्य और एक धर्मेतर साहित्य। ठीक है, धर्मेतर माने धर्म से इतर साहित्य। धार्मिक साहित्य जब आप पढ़ते हैं तो धार्मिक साहित्य पे भी पृथक रूप से क्वेश्चन आ सकता है, और क्वेश्चन आया है। 2018 यूपीपीसीएस में आप क्वेश्चन देखेंगे, उसमें क्वेश्चन आया था कि जो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य की इंटरनेशनल पीस में क्या भूमिका है। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य से क्वेश्चन आ गया। साहित्य हम कहाँ पढ़ते हैं, स्रोत में। हो सकता है कभी वैदिक साहित्य पे क्वेश्चन आ जाए, प्री में तो वैदिक साहित्य से जम के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जब हम साहित्य का हमने डिवीजन किया तो साहित्य का दो रूपों में किया, एक तो धार्मिक साहित्य और एक धर्मेतर साहित्य। अब जब हम धार्मिक साहित्य की बात करेंगे तो सबसे पहले हम ब्राह्मण धर्म के साहित्य की बात कर लेते हैं, फिर हम बौद्ध धर्म की कर लेंगे, फिर हम जैन धर्म की कर लेंगे, और इस्लाम की हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसका तो ज्यादा प्रभाव में पूर्व मध्यकाल में दिखता है और मध्यकाल में दिखता है, तो वहां उसकी बात कर लेंगे। कोई भी एक व्यक्ति यहाँ पे ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म या हिंदू धर्म के सभी साहित्यों के बारे में बता सकता है, सभी साहित्यों के नाम बता सकता है। क्वेश्चन अगर कभी भी पेपर में आ जाए कि वैदिक साहित्यों पर चर्चा करें, तो आप सभी वैदिक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य या हिंदू धर्म के साहित्य या सनातन धर्म के साहित्य बता सकता है, कौन कौन से साहित्य।
बताइए कोई। सर जैसे वैदिक साहित्य में चारों वेद आएंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके अंतर्गत जो ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और ये इनके आते हैं उपवेद वाले, सब इनके बारे में डिटेल लिख दें। और कोई बताएगा? ये तो अभी हमने बताया था क्लास में, इन्होंने अच्छे से उसे ग्रेस्प करके बता दिया। कुछ और आप लोगों ने स्टडी की होगी क्लास में, 30 लोग हैं। आप लोग बताओगे हमें कि वैदिक साहित्य कौन कौन से साहित्य ब्राह्मण साहित्य है? ये ऐत्रेय, कौशिक, ये वाले जो क्रम से मुझे आप बताइए उसकी, जैसे हाँ उसकी क्रम से हमें कोई बता सकता है क्या? चलिए मैं ही बताता हूँ। सर जो है वेदांग थे सर वो शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, सर ये 6 थे। हाँ नहीं वेदांग हो गए, आपने मेन बात बता दी। जैसे आपने वेदांग बोला, जैसे आपने उपनिषद बोल दिया, तो अब 108 उपनिषद के नाम थोड़ी ना बोलेंगे, उपनिषद बोल दिया। ऐसे ही आपने हाँ वेदांग बोल दिया, अच्छी बात है। और वेदांग के अलावा और जैसे इन्होंने बोला वेद, वेद के बाद नहीं, अब वेद के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद अरण्यक, अरण्यक के बाद उपनिषद, उपनिषद के बाद वेदांग। ठीक है, ये सारे साहित्य हो गए ब्राह्मण धर्म के। अब इसके अलावा और भी कोई साहित्य हो तो बताइए आप। सर उपवेद और वेदांग आई थिंक एक ही है। हमारी श्रीमद् भागवत गीता भी धार्मिक में ही आती है। वेरी गुड। और गीता को इस वजह से, हाँ गीता आप लिख सकते हैं, लेकिन गीता नैतिक साहित्य जाता है। ठीक है, लेकिन आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई स्पष्ट विभाजन नहीं है, आंसर में जरूर लिखिए। सर पुराण वगैरह भी आ जाना। वेरी गुड वेरी गुड। पुराण, पुराण क्यों नहीं बोल रहे हैं हम? पुराणों का तो ब्राह्मण धर्म के प्रसार में, एंशिएंट धर्म में सबसे ज्यादा महत्व है। कोई बता सकता है ऐसी क्या बात थी कि पुराण सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो गए लगातार? क्या बात है, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, ऐसी क्या बात है कि पुराण लोक जीवन में ज्यादा प्रचलित हो गए अन्य साहित्यों की तुलना में? बताइए। कोई अपना इंटेलेक्चुअल ब्रेन यूज करे और बताए कि हम लोगों को पुराण की कहानियां याद होती हैं और हम लोगों को भी वेद के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन सिर्फ पुराण हमारी टीवी पे चलता है, विष्णु पुराण टीवी पे चलता है, सरल भाषा में व्याख्या किया गया है। कोई और कहानी के रूप में सर उसमें सर जो हमारे पुराण है, पुराणों में से जितने भी हमारी वर्ण व्यवस्था है सर, उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इन्होंने कहा वर्ण व्यवस्था ज्यादा एक्सप्लेन किया, लेकिन वर्ण व्यवस्था जैसी चीजें सबसे ज्यादा एक्सप्लेन कहाँ की गई है? स्मृतियों में। जैसे मनुस्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति में, बृहदारण्यक की स्मृति में। आपने लगाया, सोचा। और कोई बताइए कि पुराण इतने ज्यादा सोसाइटी में, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुके हैं, लगातार 3 बार आया पुराणों से क्वेश्चन, सकता आपके एथिक्स में ही आ जाए। पुराणों में भारतीय समाज में, हाँ सर आई थिंक जो पनिशमेंट जो मिलती है, पनिशमेंट का ज्यादा जो रूप जो दिए गए वो पुराणों में ज्यादा दिए गए हैं। जैसे गरुड़ पुराण के अनुसार या विष्णु पुराण के अनुसार जो सजा दी जाती है, तो कुछ इस तरीके का होता है, इसलिए ज्यादा लोकप्रिय है हमारी हिंदू संस्कृति। आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट सटीक बताइए आप मुझे। अपने अच्छी कोशिश की, बिल्कुल बात की गई, जहाँ नैतिक जीवन होगा वही तो दंड की बात की जाएगी। हाँ जी, आप इसमें युद्ध कला वगैरह वगैरह के और चिकित्सा के बारे में बताया गया है। सर इसमें जैसे कि चाणक्य जो हमारे वो थे मौर्य के गुरु थे, उन्होंने सर विष्णु पुराण, मतलब विष्णु पुराण है उसका अच्छे से एक्सप्लेन किया, मतलब उनकी शास्त्र व्यवस्था भी इसमें एक्सप्लेन है। तो इसमें भविष्य की पहली में और जो हमारे अतीत की चीजें हैं उनको बड़े स्पष्टता से वर्णन किया गया सरल भाषा में, ताकि हम उसको अच्छे से जान सकें। और वो हमारे जो माइंड है उनको फोकस हो जाती है कथाएं। जब हम भागवत कथा सुनने जाते हैं तो वो जब प्रवचन कर रहे होते हैं तो हम एकदम हमारे दिमाग में स्टेबिलिटी आ जाती है उसको। एग्जैक्टली। पहला पॉइंट जो है उसमें आपके दम नहीं थी, क्योंकि जो पहले व्यक्ति ने बोला है उन्होंने यही बोला था कि सरल भाषा में, तो ये तो आपने रिपीट कर दिया। लेकिन दूसरी बात बहुत अच्छी है जो आपने भागवत पुराण का एग्जाम्पल दिया,
कि भागवत पुराण के माध्यम से चीजें कितनी सरलता में हमें समझ में आ जाती है, लेकिन हमें सटीक उत्तर हमेशा नहीं मिल पाया। हमेशा कहती है कि अर्जुन की तरह से मछली की आंख को देखो, एक लाइन में बात को बोलो। यूपीपीसीएस के इंटरव्यू में, एक मिनट बता देता हूँ, यूपीपीसीएस के इंटरव्यू में एक ऐसे भी बोर्ड बनता है जो सिर्फ ये कहते हैं कि एक रीजन बताइए आप, सिर्फ एक रीजन, तो वो जानना चाहते हैं कि आप सब्जेक्ट पे कितनी पकड़ रखते हैं। बताइए। जी सर, जी सर। सर ये पुराण के माध्यम से सर जो राजनीतिक व्यवस्था और नैतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के बारे में ज्ञान मिलता है। तो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में तो सबसे ज्यादा ज्ञान अर्थशास्त्र में मिलता है, कामांतक के सुख नीति सार में मिलता है, कृष्णदेव राय के अमुक्त माल्यद में मिलता है। ऐसी क्या बात थी कि पुराण ज्यादा प्रचलित हो गए और वेद नहीं हो पाए, जबकि वेद तो क्रक्स है, मूल तत्व तो वेद ही साहित्य है, 4 वेद। देखिए, कोई और बोलना चाहेगा? सर एक सेकेंड, जो हमारे वेद हैं वो सर संस्कृत में है। नहीं सर, अब नहीं समझ पा रही। बिल्कुल बिल्कुल रिपीट होगा, बात बिल्कुल सही है, रिपीट होगी। और वेद जी आप बताइए, आपका नाम भी वेद है और वेद के बाद चल रही है। सर ये मिथी रचना है, इससे क्या है कि जो आध्यात्मिक धार्मिक ये कथाओं के मतलब एक समाज से जुड़ती हैं, नीति कथाएं एवं कहानियां हमारी, जो इनके माध्यम से हमें धार्मिक, ये भी बात बिल्कुल सही है। सर मैं बताऊं सर? हाँ बताइए सर। पुराण सर हिंदू धर्म के सर, हिंदू धर्म में सर आख्यान संबंधित सर ग्रंथ है ये, और सर में ऋषियों राजाओं का सर इसमें लेकर मिलता है सर, इसमें वृत्तांत वगैरह जो आदि शामिल है सर, जिससे हो सकता है सर। ठीक, सबने अच्छा बताया और सबके पॉइंट सही थे, आप लोगों ने 5-6 अच्छे पॉइंट निकाले, लेकिन मैं एक मूल बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पुराण थे वो सर्वाधिक लोकप्रिय क्यों हो गए, क्योंकि आप प्राचीन स्मृति साहित्यों में पढ़ेंगे कि उसमें ये लिखा है कि जो शूद्र होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, उन्हें जो वेद है वो पढ़ना वर्जित है। मनुस्मृति में ये तक लिखा है कि उनके कान में आप शीशा पिघलाकर डाल दें, अगर उनके कानों में से शब्द भी पढ़ जाए, पवित्र शब्द पढ़ जाए। और पुराण इसीलिए लिखे गए कि उन्हें लोक जीवन समझे, पढ़े, उनके मार्ग का अनुसरण करें, और कुछ उसमें राजनीतिक कहानियां भी आ गई, तो उन्होंने क्या हुआ, इंटरेस्टिंग बढ़ा दिया। भगवत पुराण पे टीका टिप्पणियां लिखी गई, तो भगवत पुराण इतना शानदार हो गया। आज भी भगवत पुराण में कहानियां होती हैं, गांव में लोग इकट्ठे होते हैं, पुराणों का महत्व देख रहे हैं आज भी आप लोक जीवन में, लेकिन वेदों का पाठ होगा, उपनिषद का पाठ होगा तो कितने लोग पढ़ेंगे? कांट की फिलॉसफी समझ में नहीं आती है, उपनिषद की फिलॉसफी समझ में नहीं आती है, और पुराणों के विषय क्या है, आम जनजीवन से जुड़े हुए, तो पुराण ज्यादा क्या है, लोकप्रिय हो गए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, तो पुराणों की हमने हल्की सी समझ आपको दे दी। तो वैदिक साहित्य की बात करें तो सबसे पहले 4 वेद, ये हिंदू धर्म के क्रक्स मूल तत्व हैं, 4 वेद, इन्हीं पे सारे साहित्य जीवन धर्म का विकास। जब इन वेदों की जो कर्म कांड ये व्याख्या हुई है वो ये ब्राह्मणों, जो ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, अब जो वेदों की ज्ञान मार्गीय व्याख्या हुई है, तो ज्ञान मार्गीय व्याख्या हुई है अरण्यक में, और अरण्यक के ही आगे जो व्याख्या हुई है वो ये उपनिषदों में। ठीक है, तो पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद। उपनिषद के बाद आते हैं सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य जैसे स्रोत सूत्र, सुल्व सूत्र, जैसे आप देखोगे कि सुल्व सूत्र में इंडियन मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट हुआ। इन सूत्र में क्या होता था कि जैसे कि हवन कुंड बनाने हैं, तो हवन कुंड किस लंबाई चौड़ाई में किस अनुपात में होंगे, तो उन सारी बात की जाती है सूत्र साहित्य। उसके बाद स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य में क्या होता है कि जो भी हमारे सामाजिक नियम, आचरण, नैतिक प्रतिमान होते हैं वो बताए जाते हैं, जैसे मनुस्मृति में बताया गया, याज्ञवल्क्य के स्मृति में बताया गया, बृहस्पति स्मृति में बताया गया, नारद स्मृति में बताया गया। इवन आप देखोगे इन्हीं की टीका टिप्पणियों से निकले हैं दायभाग और मिताक्षरा। जब आप इंडियन हिंदू कोड पढ़ेंगे, जब आप हिंदू कोड पढ़ेंगे जिससे विवाह, तलाक जैसी बातें होती हैं, तो वो भी वहीं से निकल के आएंगे। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, नारद स्मृति और उनकी टीका टिप्पणियां दागभाग और मिताक्षरा में, उससे 1956 में विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के नियम बन गए। तो आप समझ रहे हैं साहित्यों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारी जुडिशियरी में। जब आप एसडीएम बन जाएंगे तो भी आप डिसीजन लेंगे और देखेंगे यहीं से सारी चीजें निकल के आती।
तो आप ये साहित्य समझे। अब इसके बाद सूत्र साहित्य के बाद आप देखेंगे कि पुराण साहित्य आते हैं, सूत्र स्मृति के बाद पुराण आते हैं, वेदांग आते हैं, और क्या आते हैं, महाकाव्य। आप दो महाकाव्य तो भूली, रामायण और महाभारत। आज जो हम इंडियन सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, जो हम बात करते हैं कि पूरी दुनिया में हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है, हमारी रामलीला, महाभारत, हमारे लोक नृत्य, लोक गायन, इवन हम लोगों में से कई लोगों के नाम भी रामायण महाभारत में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको अगर कभी भी प्रश्न करने को आए प्री या मेंस में, तो आप इस तरह से कर लेंगे साहित्यों के बारे में। उसके बाद आते हैं बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य के बारे में जब हम छठी सदी ईसा पूर्व के बारे में बताएंगे, तो हम बौद्ध साहित्य के बारे में पूरा बताएंगे। एक्चुअली जब आप लिखते हो कि क्वेश्चन आता है कि बौद्ध साहित्य की इंटरनेशनल पीस में क्या भूमिका है, तो जब तक आप बौद्ध साहित्य का विभाजन नहीं करेंगे, उनकी अच्छी से समझ नहीं होगी, तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। फिर वही होगा कि 8 में से आपके 2 या 3 नंबर आएंगे, जहाँ 5 नंबर चाहिए वहां 2 नंबर आएंगे, जहाँ एसडीएम बनना था वहां एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाएंगे, जहाँ आईएएस बनना था वहां आपको नीचे की सर्विस मिल जाएगी। तो एक एक क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है, अपने आंसर को बहुत उत्कृष्ट बनाना। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य आप पढ़ेंगे, और ये 2 भागों में बांटे जाते हैं मुख्यतः, कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल। उसके बाद जैन साहित्य आते हैं। ठीक है, अब ये धार्मिक साहित्य होगा। धार्मिक साहित्य के बाद धर्मेतर साहित्य आते हैं। तो धर्मेतर साहित्य का अगर आप विभाजन करो तो ये धर्म के साहित्य होगा। फिर अर्थ के साहित्य आते हैं। तो अर्थ का साहित्य सबसे अच्छा कौन है, अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की धारा को ही आगे बढ़ा दिया गुप्त काल में कामंडक ने। कामंडक ने लिखी सुख नीति सार। अर्थशास्त्र में क्या है, स्टेट क्राफ्ट के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, राज्य का संचालन कैसे हो, पड़ोसियों के साथ कैसी नीति हो, साम दाम दंड की भेद की नीति कहाँ उपयोग की। उसके बाद भारतीय समाज में आता है काम का साहित्य। ये भारतीय एक प्राचीन भारतीय इतिहास की इतनी गौरवपूर्ण उपलब्धि है कि हमने अपने उपभोग और भौतिकवादी जीवन शैली के बारे में ने काम सूत्र लिखा। इसमें 62 प्रकार की कलाओं के बारे में वर्णन है। मूर्ति कला है, चित्रकला है, संगीत कला है, नृत्य कला है। जो लोग हमसे कह रहे थे कि आप अंधेरे कमरे में काली बिल्ली को देखते हैं, जो आपके यहाँ है ही नहीं, पूरा जीवन ब्रह्म की खोज में निकाल दिया, कुछ किया ही नहीं काम। हम उनसे कहते हैं कि इतने बड़े बड़े नगर भी बसाए और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भौतिकवादी काम शास्त्र भी लिखे, और हमारी तो जीवन शैली ऐसी है कि जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों को लेकर तुमने तो केवल एक ही पक्ष पे दिया, उपभोक्तावाद और भौतिकवाद। और जब तुम्हें विकास का अवसर मिला 1750 में, औद्योगिक क्रांति तुमने चालू की इंग्लैंड में, तो 250 वर्षों में तुमने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया, पूरी दुनिया में प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन होने लगा, फ्लोरा और फौना का एक्जिस्टेंस खतरे में आ गया। और हमारी जीवन शैली कितनी अच्छी थी, इंडियन वे ऑफ लाइफ, कि हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो आपने साहित्य में देखा कैसे धार्मिक साहित्य होगा, कैसे धर्मेतर साहित्य होगा। धर्मेतर साहित्य में आपने देखा कि अर्थ का साहित्य, काम का साहित्य, और अब मोक्ष के साहित्य। कोई बताएगा कि प्राचीन भारत में मोक्ष के साहित्य कौन कौन से हैं? हम ऐसे देख रहे हैं अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ के आधार पर भी साहित्य को देखते हैं। कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो भी आप डील कर लें। मोक्ष के साहित्य में दिखता है उपनिषद। उपनिषद के बाद हमें दिखेगा गीता, और गीता के बाद हमें क्या दिखाई देगा, कौन सा, सट दर्शन। सट दर्शन आप लोग, सट दर्शन के नाम बताएगा कोई? सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। आप समझ रहे हैं सांख्य दर्शन की क्या विशेषता है? गौतम बुद्ध ने भी इसकी शिक्षा ली, महावीर स्वामी ने भी इसकी शिक्षा ली। साधारण शब्द नहीं है सांख्य दर्शन। योग दर्शन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, ध्यान, समाधि। यूएन नेशन, यूनाइटेड नेशन ने भी इसे स्थान दिया है। एक दिन इसके लिए भी सुरक्षित रखा। आज हमारी दिनचर्या के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये चीजें कहाँ से निकल के आएंगी? वहां से। एक बार जीएस में क्वेश्चन आया है
कि जो परंपरागत भारत का योग दर्शन है और आज का योग दर्शन है उसमें क्या अंतर है। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर 1। तो आप समझे, सिर्फ बुके सागा अगर आप पढ़ लोगे 4-4 लाइनें 4-4 पॉइंट और आप आंसर निकाल लोगे और आईएएस बन जाएंगे तो इतना आसान नहीं। डेप्थ में पढ़िए, कोशिश करिए, समझिए और जो पढ़ रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन करने की कोशिश कीजिए स्मार्ट स्टडी के माध्यम से कि आप उसे यूटिलाइज करें। समझ रहे हैं? तो योग हो गया, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये डेवलपमेंट प्राचीन काल में हो गया। ठीक है, अब प्राचीन काल में जो उत्तर मीमांसा थी उसी का डेवलपमेंट वेदांत के रूप में हुआ। वेदांत के रूप में किसने किया? शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, ये वेदांती कहलाए पूर्व मध्यकाल के और मध्यकाल के। उसके बाद ये शाखा डेवलप होती रही 19वीं 20वीं सदी में। नव वेदांती कहलाए वो लोग। नव वेदांती कौन कौन थे? राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सब नव वेदांती तो है। उपनिषदों की बातों पर गहरा विश्वास रखते हैं। नव वेदांती के बाद वर्तमान समय में कौन निकल के आए जो भारत की ज्ञान मार्ग की शाखा को या मोक्ष के दर्शन की मान्यता को मानता हो? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हमारे फिलोसफर की। तो जब आंसर लिखे ना, इतिहास को इतना जीवंत बनाए कि प्राचीन काल से लेके आज तक लिखते चले जाए, आज तक छोड़ दे उसको। तो धर्मेतर साहित्य आप समझे, आप अर्थ का साहित्य समझे, फिर आप काम का साहित्य समझे, आप मोक्ष का साहित्य। उसके बाद भारत में क्या है कि गैर धार्मिक महाकाव्य भी लिखे गए, जैसे कालिदास ने लिखे हैं, मृच्छकटिकम लिखी है। ठीक है, इस तरह से कुछ वैज्ञानिक साहित्य भी लिखे गए, कुछ व्याकरण के साहित्य भी लिखे गए। ठीक है, संस्कृत व्याकरण का साहित्य किसने लिखा सबसे अच्छा? वेरी गुड। उसका नाम क्या है किताब का? अष्टाध्यायी ने वहां पे पढ़ने लिखा। तो कभी भी एंशिएंट इंडियन लिटरेचर की बात आए तो आप कर लेंगे, एंशिएंट वैदिक लिटरेचर की बात आए तो आप कर लेंगे, एंशिएंट उपनिषद लिटरेचर की बात आए तो आप कर लेंगे। ठीक है, तो हमने देखा किस तरह से साहित्यिक स्रोत होते हैं, किस तरह से पुरातात्विक स्रोत होते हैं। हमने 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज बात की। एक तो आपको इतिहास समझाया, दूसरा विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं जो इतिहास में उपयोगी है वो हमने समझाई, तीसरा हमने आपको स्रोत समझाए, ऐतिहासिक स्रोत समझाए और पुरातात्विक। ठीक है, अब हम इन चीजों को अप्लाई करेंगे अपनी अध्ययन के दौरान। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहासिक काल से, पुरापाषाण काल से, मध्यपाषाण काल से, नवपाषाण काल से। थोड़ा सा ये टॉपिक बहुत जटिल है, यहाँ से प्रश्न भी नहीं आते हैं, लेकिन आपको एक समझ होनी चाहिए, तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ कि नर्मदा नदी घाटी में इंसान बसने लगा। भारत की बात करते हैं, भारतीय इतिहास। पुरापाषाण काल में इतिहास बसने लगा, भौगोलिक जो परिस्थितियां थी वो चरम थी, इंटेलेक्चुअल ब्रेन का ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो हम कदराओं में रहने लगे, ना आम जीवन व्यतीत करने लगे। इन सब का अध्ययन जो है रॉबर्ट ब्रूस जैसे विचारकों ने, ठीक, और भी विचारकों ने किया। नर्मदा नदी घाटी पे एच.डी. संगलिया जी को सबसे पहले कुछ ऐसे पुरातात्विक स्रोत मिले कि उन्होंने पुरापाषाण काल के बारे में। ये तब तक मनुष्य क्या है कि खाने को बनाना नहीं चाहता था, उसने शिकार किया तो खाद्य संग्रह था, शिकार करके उसने रख लिया, वही बात के दौर में थोड़ा सा अग्नि वगैरह के बारे में वो जानने लगा, कैसे आग जलाई जाती है, पत्थर से पत्थर लगा। इसके बाद मध्यपाषाण काल आया। मध्यपाषाण काल नवपाषाण और पुरापाषाण काल के बीच की अवस्था है। मध्यपाषाण काल में माइक्रोलिथिक बनाए, माइक्रोलिथिक माने छोटे छोटे उपकरण बनाए पत्थर के, हड्डियों के। ठीक है, इस समय हम देखते हैं कि मनुष्य थोड़ा ज्यादा डेवलपमेंट करने लगा, वो खाद्य संग्रहण के लिए मृदुभांड भी बनाने लगा। अभी पशु और इंसान के मध्य संघर्ष चलता था, लेकिन हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में एक जगह है जहाँ से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले मध्यपाषाण काल। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोई उन स्थलों के नाम बताएगा? मध्य प्रदेश का आदमगढ़ है और राजस्थान का बागौर। हाँ, ठीक है, आप और सब लोग क्या पढ़ नहीं रहे क्या?
सब लोगों को पेपर नहीं देना है क्या? अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। तो यहाँ से हमें उनके पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, मधुभांड के हमें प्रमाण मिल जाते हैं, हमें सांस्कृतिक क्रियाकलाप भी दिखते हैं। जैसे सांस्कृतिक क्रियाकलाप हम देखते हैं कि हमें पेंटिंग दिखती है, भीमबेटका आज वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, भीमबेटका से प्रश्न भी आ चुका है, जीएस में प्रश्न आ चुका है भीमबेटका, ठीक है। तो वो प्रश्न मेंस में यहाँ से आएगा। तो भीमबेटका में इन लोगों ने बहुत ही उत्कृष्ट पेंटिंग्स बनाई। ऐसी पेंटिंग्स भीमबेटका के साथ इन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी बनाई। उत्तर प्रदेश के भी चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, उड़ीसा के मयूरभंज, छत्तीसगढ़, दक्षिण भारत से भी हमें पेंटिंग का बोध हो जाता है। अब जब पेंटिंग का बोध होता है तो देखो इतिहासकार कितना स्मार्ट स्टडी करते हैं। उन लोगों ने आपस में मिलाया एक दूसरे के चित्रों को, तो काफी समानता प्रतीत हुई। तो बोले देखो इनका आपस में अगर भारत में कोविशील्ड लग रही है, ऑस्ट्रेलिया में कोविशील्ड लग रही है, अंटार्कटिक में लग रही है और मंगल ग्रह पे कोविशील्ड लग रही है, इसका मतलब कोई इनके पास कोई संपर्क आपसी के नहीं है, इसका मतलब कोई इनका संपर्क और संबंध भी होगा। और अगर भीमबेटका का व्यक्ति मिर्जापुर आ रहा है तो इसका मतलब मूवमेंट भी तेज होगा। हम तो आज 25-30 साल के हो गए हम सब लोग, और जो दोनों लोगों ने भीमबेटका नहीं देखा होगा कई लोगों ने, तो आज 21वीं सदी में हम इतना नहीं कर पा रहे हैं जितना मध्य काल के मानव ने कर लिया था। हम लोग के पास समय थोड़ा कम रहता है, हम लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान में रहते हैं, ठीक है। सब लोग अपना माइक बंद कर लीजिए। उसके बाद मध्य पाषाण काल में ये सारी घटनाएं हुई, कबीलाई जीवन जीने लगे, लोग समूह में रहने लगे। बहुत ही अच्छी स्पेस को चल रहा है कि इसी समय पे कुछ नारीवादी इतिहासकारों ने काम किया। तो नारीवादी इतिहासकारों ने कहा कि मध्य पाषाण काल तक लोग थोड़ा इंटेलेक्चुअल हो गए, समूह बना के रहने लगे, समूह बना के शिकार करने लगे। तो शिकार करते करते कुछ ऐसे चित्र मिले, भीमबेटका से एक ऐसा चित्र मिलता है कि जिसमें एक महिला अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है और व्यक्ति बैठा हुआ और जुलूस के कुछ चित्र मिले। तो उन्होंने ये अनुमान लगाया कि उसी समय से परिवार की संकल्पना विकसित हो गई है मध्य पाषाण काल से। हमारे पास देखो कोई साहित्यिक स्रोत तो है नहीं, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल है। हम लोग तो सिर्फ पुरातत्व के आधार पर ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। नारीवादी कुछ निकालेंगे, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, समाजवादी तो अपना अपना निकालेंगे, कुछ निष्पक्ष इतिहासकार भी होते हैं। तो उन्होंने ये एक अनुमान लगाया कि परिवार की संकल्पना भी विकसित हुई। साथ ही साथ इस समय चूंकि महिलाएं कमजोर है तो महिलाएं घर में रहती और पुरुष जाके बाहर काम करने लगे। तो प्रोडक्शन का काम आ गया पुरुषों के हाथ में और डिस्ट्रीब्यूशन का काम आ गया महिलाओं के हाथ में। और आगे इसी ने पैट्रियार्कल इंडियन सोसाइटी को फॉर्म किया। समझ रहे हैं आप कितनी गहराई बात बता रहे हैं। कभी पितृ सत्ता के बारे में लिखना हो तो ऐसा कोई प्रमाण देके आप अपने दृष्टांत को बेहतर, ठीक है। मध्य पाषाण काल में ये सारी घटनाएं चलती रही। इनके कुछ स्थानों के नाम आपको किताबों में मिल जाएंगे, तो याद कर लो, थीम हमने आपको समझाया। मध्य पाषाण काल के बाद हम लोगों का डेवलपमेंट हुआ नव पाषाण काल में, न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज में हम चलते चलते देखते हैं कि कुछ इतिहासकारों ने इसे, एक इतिहासकार थे मॉर्टिमर व्हीलर। मॉर्टिमर व्हीलर ने किताब लिखी, बहुत ही दुनिया की अच्छी किताबों में से एक है, मैन मेक्स हिस्ट्री, मैन मेक्स हिस्ट्री। उसमें उन्होंने लिखा कि न्यूलिथिक एज में रिवॉल्यूशन, नव पाषाण काल में क्रांति। तो क्रांति क्या होती है, आप लोग कोई बताएगा कि क्रांति क्या होती है? सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में व्यापक चेंज क्रांति कहते हैं इन्होंने। अच्छा ठीक है, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में व्यापक चेंज क्रांति है। तो जैसे कि पंचायत चुनाव हो गए तो राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन आ गया, या कभी कांग्रेस की सरकार आई, बीजेपी की, बीजेपी कांग्रेस तो क्रांति होगी। नहीं सर, नहीं। कोई और बताएगा? मतलब ऐसा बताओ कि जिसमें समावेशिता भी तो हो, कोई चीज आपकी परिभाषा के बाहर नहीं जाए। शोषण के विरुद्ध सामाजिक परिवर्तन। एक बार और बोलिए।
सर शोषण के विरुद्ध सामाजिक परिवर्तन की क्रांति कहलाती है। शोषण के विरुद्ध इन्होंने कहा सामाजिक परिवर्तन क्रांति कहलाती है। तो 1980 और 90 का दौर भारत के इतिहास में सूचना संचार क्रांति का दौर कहलाती है। वहां तो कोई शोषण समाप्त ही नहीं हुआ, ना शोषण था ना शोषण के विरुद्ध चुनाव हुआ। सर अधिकारों या संगठनात्मक संरचना में होने वाला एक मूलभूत परिवर्तन है जो अपेक्षाकृत कम समय में घटित होता है। ठीक है। अधिकारों के लिए अगर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति 1750 में हो रही थी तो वहां किस अधिकारों की बात चल रही थी? बड़े स्तर पर होता है तो उसे भी हम क्रांति कह सकते हैं, और जो उस क्रांति को सफल बनाने के लिए सर्वस्व मतलब अपना पूरा योगदान दे सके मतलब। ठीक तो हाँ सर नवचेतना के उदय के साथ बदलाव, नई चेतना के उदय के साथ बदलाव। ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत समावेशिता कुछ चीजें हैं क्रांति में, जैसे आप पढ़ते हो 1857 की क्रांति है, फिर स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हुआ। अब बात में बताइएगा। तो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हुआ तो क्वेश्चन आ जाए आंदोलन और क्रांति में क्या अंतर है? इंटरव्यू में तो बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऐसे, तो आपकी समझ क्लियर हो जानी चाहिए कि मॉर्टिमर व्हीलर कह रहे हैं कि नवपाषाण काल में क्रांति हो गई, तो क्या क्रांति हो गई? ठीक है, तो क्रांति का मतलब होता है सबसे पहले तो कि थोड़ा बहुत परिवर्तन नहीं, आमूल चूल परिवर्तन। ठीक है, दूसरा अल्प समय में परिवर्तन। ठीक है, और जो ब्रॉड लेवल पर प्रभावित करे, ब्रॉड लेवल पर प्रभावित करे, जैसे 1857 की क्रांति में ग्राउंड ने पावर अपने हाथ में ले ली, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई। ठीक है, और भक्ति सूफी क्यों, हम उसे क्रांति क्यों नहीं बोल रहे हैं, भक्ति सूफी को आंदोलन क्यों बोलते हैं? 1000 सालों तक चलता रहा। ठीक है, वो भी भले ही आमूलचूल परिवर्तन लाने की कोशिश किया है, लेकिन इतनी लंबे समय तक चलता रहा, तो हमने उसे क्या कहा? आंदोलन कहते हैं। स्वतंत्रता संग्राम को हम क्या कहते हैं? आंदोलन, ना कि क्रांति। वो तो चलती रही, लगभग 100 वर्षों तक चलती रही। ठीक है, तो मॉर्टिमर व्हीलर सामने से कह दिया क्रांति। इतिहासकार कोई भी बात कहता है तो तथ्य और साक्ष्यों के साथ कहता है। इतिहासकार और साहित्यकार में यही अंतर है। साहित्यकार बिना तथ्य और साक्ष्य के बात कहने की छूट रखता है, उसके विषय की ये थीम है, लेकिन इतिहासकार कहेगा तो पूर्णतः प्रमाणों के साथ कहेगा। मॉर्टिमर व्हीलर ने प्रमाण दिए। सब लोगों ने, इतिहासकारों ने पूछा कि कैसे क्रांति, तो उन्होंने बताया अपने दुकान का निर्माण होने लगा, एग्रीकल्चर होने लगी, पहिया आ गया। किसी ने चाक पर बने हुए मृदुभांड को देखे तो उसने कहा पहिया आ गया। पशुओं पर नियंत्रण करना बेहतर हो गया। सांस्कृतिक क्रियाकलाप बढ़ गए। मतलब हर क्षेत्र में इतना बड़ा बदलाव दिख रहा है, तो ये क्या है? क्रांति। मॉर्टिमर व्हीलर ने, तो मॉर्टिमर व्हीलर ने जब क्रांति कहा तो कुछ लोगों ने उसमें आपत्ति लगा दी। उन्होंने कहा क्रांति नहीं। उपेंद्र सिंह जैसे इतिहासकार बड़े बड़े कहने लगे कि क्रमिक विकास है, ये तो प्राचीन काल से ही चला आ रहा था। ठीक है, मृदुभांड का निर्माण भी पहले से हो रहा था, मूवमेंट तो लोगों का था, पहिए ने इस मूवमेंट को बढ़ा दिया। अब इसमें क्या है कि अब आपकी राय है, आप किसी भी पक्ष पे जा सकते हैं, लेकिन जिस बात को भी उत्तर में लिखें अपने प्रमाणों के साथ, अपने तर्क के साथ उसे जरूर सिद्ध करके कि मुझे ये क्रमिक विकास लग रहा है या मुझे ये क्रांति लग रही है। ठीक है, और आपको हमेशा यूपीएससी में ऐसी छूट दम से दी जाएगी कि एग्जामिनर जानना चाहेगा कि इस स्टूडेंट के दिमाग में क्या चल रहा है, इसके क्या विचार है, क्योंकि आप भी शासन प्रशासन को, समाज को ग्रेटर स्केल पे प्रभावित करेगा। ठीक है, तो एक अपना विचार डेवलप कीजिए आप। इसके बाद हम देखते हैं जब नवपाषाण काल की क्रांति हो गई तो हम देखते हैं कि नवपाषाण काल भारत में लगभग 7 क्षेत्रों में विभाजित था। आप देखते हो कि नॉर्थ वेस्ट के क्षेत्र में आपको दिखते हैं उस समय के मोहनजोदड़ो जैसे नगर भी दिखते हैं। वहां पे आपको सबसे पहले खाद्यान्न के भंडार प्राप्त होते हैं नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान के क्षेत्र में। कोई बता सकता है उस क्षेत्र का नाम जहाँ पे सबसे पहले खाद्यान्न के भंडार मिले नवपाषाण काल में? मेहरगढ़, किलीगुल मोहम्मद, कुल्ली, नाल,
बलूचिस्तान, ऐसे क्षेत्रों से हमें क्या मिला? ऐसे क्षेत्रों में हमें नवपाषाण काल में क्रांति के साक्ष्य मिले। अब आप चाहे उसे क्रांति कहो, चाहे क्रमिक विकास कहो। पशुपालन दिख रहा है, एक अच्छी सभ्यता दिख रही है हमें। फिर इसे दूसरे भाग में बांटा जाता है कश्मीर के क्षेत्र में, जहाँ बोजहोम जैसे हमें क्षेत्र मिलते हैं, बोजहोम और गुफकराल। फिर हम देखते हैं कि उत्तर भारत के क्षेत्र में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि हमें इलाहाबाद के क्षेत्र में कुछ नवपाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। कोई नाम बताएगा? कोल्डी हवा करके है सर, चावल की सबसे मिले। वेरी गुड, कोल्डी हवा। और एक चौपानी मांडो भी है। सराय नहाराय, चौपानी मांडो, मैरहा, ये प्रतापगढ़ से क्षेत्र मिले। बेलन घाटी है। बेलन घाटी इलाहाबाद के पास है। और महदहा, चौपानी मांडो, सराय नहाराय की बात मैंने बता दी है, तीनों प्रतापगढ़ में। और यहाँ से हमें प्रमाण मिले। यहाँ के बाद हम जाएंगे तो बिहार में हमें सेनुआ, चिरान से हमें हड्डी की मूर्ति वगैरह के प्रमाण मिले। फिर हमें नॉर्थ ईस्ट में भी डेवलपमेंट के प्रमाण मिले। जैसे नॉर्थ ईस्ट में हम डेवलपमेंट देखते हैं कि कोई हमें स्थल बता सकता है नॉर्थ ईस्ट के नवपाषाणकालीन? हार्डिंग, सेलवलगिरी, ये सारे स्थान हमें मिले। सारूतारू, मरकडोला जैसे स्थान, ये सब हमें दक्षिण भारत में भी इसके साक्ष्य मिले। तो इस समय ऐसे ये नवपाषाण काल डेवलप होता है। ठीक है, अब हम आपसे एक मूलभूत प्रश्न ये पूछना चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा गहराई में सोच के बताइएगा कि नवपाषाण काल के बाद आया कांस्ययुगीन सभ्यता या ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में तांबे में हमने टिन मिलाया तो कांसा बन गया, तो कांस्ययुगीन सभ्यता हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता। अब आप हमें एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि थोड़ा बहुत तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप जानते होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता नॉर्थ वेस्ट भारतीय उपमहाद्वीप में डेवलप हुई। पाकिस्तान के क्षेत्र में, पंजाब के क्षेत्र में, राजस्थान, गुजरात, थोड़ी सी ईरान के क्षेत्र में, तो यही क्यों डेवलप हुई और बाकी जगह क्यों नहीं हुई? नवपाषाण काल तो सभी जगह डेवलप हो रहा था। सब हमें सोच के बताइए। मेरा ये प्रश्न है कि नवपाषाण काल से हम आए सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे ही क्यों हो रहा है? दक्षिण भारत में हो जाता, वहां भी तो नवपाषाणकालीन स्थल थे, वहां भी तो था मास्की, उतनूर, हावेड़ी, नॉर्थ ईस्ट में हो जाते, दाऊजली हेडिंग में हो जाता, सारूतारू, मरकडोला, सिलवलगिरी, इवन मध्य गंगा की घाटी में हो जाता जहाँ सभी सभ्यताओं का डेवलपमेंट हुआ। चिरांद है, चेचर है, सिनुआर है, सरायनारा है, प्रतापगढ़ है, मैदा है, चौपानी मांडो है। तो आप लोग में से बताइए। सर जैसा कि बताते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो ये सिंधु नदी थी, नदी के तट पर जब ये लोग अपना बसे ताकि इनको खेती के लिए पानी भी मिले, और तो वो परिस्थिति तो मध्य गंगा की घाटी में भी थी। गंगा नदी थी, यमुना नदी थी, दक्षिण भारत में कावेरी है, कृष्णा है, महानदी है। नॉर्थ अगर आप वहां पे जाओ नॉर्थ ईस्ट में तो वहां ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, पद्मा है, सारी नदी है। नॉर्थ ईस्ट में तो और ज्यादा बारिश होती है, तो वहां पे सभ्यता क्यों नहीं डेवलप हुई? यही क्यों हुई? बताइए आप लोग। भूमि उपजाऊ। थोड़ा सा सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए और प्रश्न का उत्तर निकालने की कोशिश करिए कि नवपाषाण काल में तो पूरे भारत में डेवलपमेंट हो रहा था, विशेषता 7 क्षेत्रों में हो रहा था, नॉर्थ वेस्ट में, कश्मीर में, गंगा की घाटी में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट में, दक्षिण भारत में। तो फिर उसके बाद अगले चरण में जो डेवलपमेंट हुआ वो सिर्फ नॉर्थ वेस्ट में क्यों हुआ, अन्य जगह क्यों नहीं हुआ? आपको ऐसे क्या कारण दिखते हैं? वेद जी आप बताइए। वेद जी, वेद जी सर, सुन रहा हूँ मैं सर। हाँ हाँ, आप बताइए कि ऐसा क्या कारण है, आपको क्या लगता है? भूमि सर मुझे जो लगता है कि नदी सभ्यता बोली जाती है तो इस कारण से सर ये नदी के आसपास ही बसे। मुझे
तो नदी तो हमने बताया और जगह भी थी। हाँ सर मैंने तो यहीं तक और कोई और बताएगा? ये हो सकता है कि प्रथम नगरी की क्रांति थी वो वैदिक। सर खाने पीने की चीजें सर इजीली अवेलेबल थी सर, जैसे चावल सर कह सकते हैं सर, और सर जो उपजाऊ जमीन थी सर वो सर यहाँ पे अच्छी थी, वो सिंधु नदी के किनारे पे, और सर पानी का भी साधन अच्छा था, तो सर ऐसे भी हो सकता है। वेरी गुड, आप लोग निकाल रहे हैं आंसर। सर खाड़ी देशों से व्यापार की सुविधा की दृष्टि से भी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सर, और बहुत अच्छा बताया व्यापार करने में आसान होता है। ठीक है, और ये जो तकनीकी सर इनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो सर वहां तक अवेलेबल हो जाती थी इनको। नहीं तो वही तो प्रश्न है कि टेक्नोलॉजी कैसे अवेलेबल हो गई, वही तो मैं पूछा कि वो नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं हो पाया, नॉर्थ वेस्ट में क्यों हुआ, इंडिया साउथ इंडिया में क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि सर खाड़ी की हमारी कच्छ की खाड़ी है और हमारी की खाड़ी वो सर वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाना जाता था सर। और कोई? सर जल कृषि और सर सामाजिक जीवन की मतलब सुचारू रूप से उनका चलना। इतनी तो मैं जानकारी भी नहीं है इतिहास में, आप साहित्य की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, साहित्य की क्लास थोड़ी ना, इतिहास की क्लास है। यहाँ लॉजिक चलते हैं एकदम जबरदस्त, यहाँ प्रमाण और साक्ष्यों के साथ बात की जाती है, ठीक है। यहाँ रामशरण शर्मा और मुंशी प्रेमचंद में ये अंतर है। आप थोड़ा सोचिए, आप लोग तो इतना सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इतना विषय पढ़ते हैं आप लोग। सर मेरे हिसाब से भौगोलिक स्थिति वहाँ की, वहाँ मध्य एशिया से व्यापार करना आसान रहता होगा शायद। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, मध्य एशिया से व्यापार तो बिल्कुल ठीक था। आप हमें भौगोलिक स्थिति बताइए, हमने अब बता दिया आपको कि भौगोलिक स्थिति कैसे भिन्न थी, बताइए। भौगोलिक स्थिति में यही आएगा, उद्योग धंधे और इनका जो व्यापार वाणिज्य का जो ढांचा था वहां से आसान तरीका से हो जाता था, तो ये बंदरगाह और यहाँ थी। और संजीव परियार जी आप बताएंगे? सर मैं तो सर कहना चाहता हूँ सर, जो सर यहाँ पे जो जैसे कि सर नीचे का जो इंडिया जो पश्चिमी है ना दक्कन का पठार था सर, वहाँ पे उस वजह से ऊपर की जो नॉर्थ वेस्ट में जो डेवलपमेंट हुआ सर, वहाँ की उपजाऊ भूमि थी। वेरी गुड, सही जा रहे हैं बिल्कुल, थोड़ा और अपना लेवल एक लेवल और बढ़ाइए तो आंसर निकल आएगा। श्वेता यादव जी आप? देखिए आपने बिल्कुल सही बताया, इसकी भूगोल देखिए। अब आप कहते हैं नदी, तो ऐसी बात बोला करिए कि एक अच्छे ब्यूरोक्रेट बन के कोई भी आपकी धज्जियां ना उड़ा दे आपके वक्तव्यों की। नदी तो सब जगह थी, तो हंसी के विषय बन जाएंगे आप। आपने कहा भूगोल, भूगोल में किसी ने बताया दक्षिण भारत की चट्टानें कैसी है, ग्रेनाइट की, और नॉर्थ वेस्ट की चट्टानें कैसी हैं? नॉर्थ वेस्ट की चट्टानें हैं परतदार, और मनुष्य का जीवन किस पर निर्भर था? पत्थर पे। ग्रेनाइट के पत्थर से आप क्या पत्थर के उपकरण बना लेंगे? नहीं बना पाएंगे, या तो वो बनाना बहुत कठिन होगा और ज्यादा कोशिश करेंगे तो टूट जाएगा, और जबकि नॉर्थ वेस्ट में ये क्या था? आसान था। जी सर। किसी ने, और अगर आपको नदी को भी प्रमाणित करना है तो अपनी बात को स्पष्ट और सटीक शब्दों में कहिए ना, कहिए वो 7 नदियों की भूमि है, वो पंच पंजाब है, वहां पर आज भी वहां की नदियां सर्वश्रेष्ठ हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता को यातायात परिवहन में उनमें मदद मिलती थी। इस तरह से बोलिए ना नदी को, सिर्फ नदी कहने से क्या होता है। अगली बात, आप नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में देखोगे वहां घने जंगल है, घने जंगल में कैसे आप इतनी सभ्यता का डेवलपमेंट कर पाते हैं? 2021 में तो आप डेवलपमेंट कर नहीं पा रहे हैं, वहां एमएसएमई और इतने सारे उद्योग लग नहीं पा रहे हैं, सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तब कैसे कर लेते आप आज से 5000 साल पहले? घने जंगल है वहां। मध्य गंगा की घाटी की भी यही स्थिति थी कि मध्य गंगा की घाटी में जंगल ही जंगल थे, ये तो बाद के दौर में कटेंगे वहां पे पेड़।
अगली बात किसी ने बताया था, जिसने पहला पॉइंट बोला, बहुत अच्छा बोला था कि खाड़ी देशों के साथ संपर्क थे। तो खाड़ी देशों, आपने बोला सही है, आपके बोलने का तात्पर्य सही था, लेकिन सही शब्दों का चयन करें। उनसे ये कहिए मेसोपोटामिया, मिस्र और सुमेरिया की सभ्यताओं के साथ संपर्क, ठीक है। तो इन सब कारणों की वजह से आप देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट के क्षेत्र में डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में, सब में क्वेश्चन आता है। सिंधु घाटी सभ्यता से एक तो आ ही जाता है, यूपीएससी में भी आ जाता है, पीसीएस में तो 3-4 आ जाते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले इसके नाम का अध्ययन करते हैं कि कोई इसे कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, कोई कह रहा है हड़प्पा सभ्यता, कोई कह रहा है कांस्ययुगीन सभ्यता, कोई कह रहा है ताम्रपाषाण काल का एक युग। ये था क्या? आपसे कह दिया जाए कोई एक नाम बताओ तो क्या बताएंगे, ठीक है। दूसरा, हम इस पे चर्चा करेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति पे बहुत विचार विमर्श है, बहुत विवाद है, बहुत प्रश्न। तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को देखेंगे, इसके नगरीकरण को देखेंगे, इसके समाज को देखेंगे, इसकी संस्कृति को देखेंगे, राजनीति को देखेंगे, अर्थव्यवस्था को देखेंगे। उसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है किस तरह। अब हम जब पतन को देखेंगे तो वही हम देखेंगे कि सभ्यता क्या पूरी तरह पतन हो गया या सभ्यता में कुछ बचा। ये सारे टॉपिक्स को हमें कवर करना है, यहीं से प्रश्न आएगा आपका प्री मेंस इंटरव्यू सब के जीएस ऑफिसर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये बताओ सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहना चाहिए, क्या नाम इसका देना चाहिए? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, क्या कहना चाहिए? कोई बताए? कोई बताएगा? सर सिंधु घाटी सभ्यता सर इसलिए कहना चाहिए कि सिंध नदी के किनारे पर अवस्थित थी। अच्छा, इन्होंने कहा सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहना चाहिए क्योंकि वो सिंधु नदी घाटी के किनारे अवस्थित थी। तो इसके पक्ष और विपक्ष में कौन कौन अपनी राय रखता है, कोई बताएगा मुझे कि इनका कहना क्यों सही है और क्यों गलत है? कोई बताएगा? यस सर सिंधु घाटी सभ्यता ऐसा ही नहीं था कि वो सिंधु तक ही सीमित थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु से भी बाहर तक फैली हुई थी, जैसे सरस्वती घाटी बोल सकते हैं, यमुना घाटी बोल सकते हैं और गोदावरी घाटी। तो वो भौगोलिक क्षेत्र को इंगित करती है सर, वो केवल सिंधु घाटी तक ही सीमित थी। बिल्कुल एक्सीलेंट उनका उत्तर है। आप देखिए आपकी बात को कितनी अच्छी तरह से काट दिया है, तो फिर आपने ऐसी बात बोली क्यों कि इतनी आसानी से कटे है। कार्तिक जी आप कहाँ से हैं? सर मैं बिजनौर से रहने वाला हूँ, मैं इलाहाबाद में रह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, देखिए इतना अच्छा इन्होंने उत्तर दिया कि आपने कहा इसका नाम इस वजह से क्योंकि भाई ये सिंधु नदी घाटी के किनारे इसका उत्खनन हुआ, खोज हुए, फिर भाड़ मिले तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया। इन्होंने आपकी बात कितने अच्छे से काट दिया कि भाई रावी, घग्गर और गंगा, यमुना सभी नदियों के किनारे मिले, तो हमें तो इस पे ऐतराज है। और ऐसा ही नगरीय सभ्यता तो कोई कहता नहीं, बहुत ज्यादा नगरीय सभ्यता थी, इसका एक चरित्र था, लेकिन इसका जो नोमेनक्लेचर होता है कि जैसे हम लोग सब मध्यम वर्गीय परिवार से या भारतीय परिवार से, लेकिन एक नेम तो होगा परिवार का, और अब उस नेम की बात चल रही है, नोमेनक्लेचर की। तो कुछ इतिहासकारों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया तो जिस तरह कार्तिक जी ने बोला, दूसरे लोगों ने इसी तरह ऑब्जेक्शन लगाया कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों, और नदियों के किनारे भी तो सभ्यता थी। और जब और ज्यादा शोध स्टडी हुई आजादी के बाद 1922 में लगभग जानकारी मिली थी, 2021-22 में और ज्यादा खोज हुई तो देखा गया कि घग्गर, हाकरा या सरस्वती नदी के किनारे तो और ज्यादा अवशेष मिला। उन्होंने कहा ज्यादा अवशेष मिला तो इसका नाम रख दो सरस्वती सभ्यता।
बात तो तार्किक थी, पूरी दुनिया के मंच पे ये बात कही गई कि सरस्वती सभ्यता नाम रखा जाए। तो इतिहासकारों के सम्मुख एक प्रश्न आया कि ऐसे तो आगे भी समस्या होंगी, तो समस्या के समाधान के लिए उन्होंने कहा जैसे हड़प्पा सभ्यता बोले हड़प्पा सभ्यता क्यों, तो उन्होंने कहा सभ्यता का पहला स्थल जहाँ पर खोजा जाएगा उसी स्थल के नाम से अब सभ्यता को जाना जाएगा। तो आगे अगर आप प्रशासक हैं और आपके जिले में और प्रदेश में कोई चीज मिली, आप संस्कृति विभाग के सचिव हैं और आपको पूरे प्रदेश में कई चीजें मिली, तो हर जिले का व्यक्ति चाहेगा कि मेरे जिले के नाम से जाना जाए उसे। हर जिले के विधायक जी, सांसद जी कहेंगे, प्रतिनिधि कहेंगे, जनता कहेगी। तो आप क्या कहेंगे कि जहाँ पे पहले खुदाई हुई, यहाँ पे जो जानकारी पहले मिली उसी के नाम पे हमने रख दिया। ऐसे ही हुआ। हड़प्पा की सबसे पहले खोज हुई। हड़प्पा की खोज किसने की थी? बैराम साहनी। दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी जी ने की तो हड़प्पा का नाम पड़ गया। और फिर इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहना सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। कहां से? तो एक युग है, उस युग में तांबे को टिन के साथ मिला के कांस्य बनाया जा रहा था। तो कांस्ययुगीन सभ्यता तो आप मिस्र की सभ्यता को भी कह सकते हो, सुमेरिया, मेसोपोटामिया, चीन और भारत की सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता को। तो सबसे सटीक शब्द हुआ हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अब आप इसका नोमेनक्लेचर समझ गए। अब हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पे बहुत प्रश्न आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हो गई। तो सबसे पहले तो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति जब हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि अब हमने आपको विचारधारा समझाई कि सबसे पहले इस पे तो अंग्रेजों ने काम किया। उस समय ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के अधीन भारत था। तो जब साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने काम किया, उन्होंने कहा भाई आप तो ये कह रहे थे, राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने कहा 1920 और 30 के दशक में कि हमारी भौतिक उपलब्धियां शून्य, हमने कोई काम ही नहीं किए। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि जब आप निर्वस्त्र घूम रहे थे, आपके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे नगर बसा रहे थे, हम नर्तकी की मूर्ति बना रहे थे, हम वेल प्लान्ड सिटीज बना रहे थे, जो आज आपकी पेरिस, लंदन, लंकाशायर, मैनचेस्टर जैसे शहर। इसका मतलब हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली था, आपने मूर्ख बना के हम पे राज किया है। तो साम्राज्यवादी इतिहासकार मॉर्टिमर व्हील और गॉर्डन चाइल्ड जैसे इतिहासकार कहती हैं कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता थी तुम्हारे यहाँ, बहुत अच्छी थी, अब नकार तो सकते नहीं है, प्रमाण मिल गए। तो उन्होंने कहा लेकिन कहां से आई? कहां से आई? विदेशी प्रेरणा की देन है। जो भी अच्छी चीजें हुई हैं वो विदेशों से आयातित हुई हैं, और अब हम भी अच्छा करेंगे, तुम्हें सब बनाएंगे, आधुनिक बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कहां से आई? तो उन्होंने कहा मेसोपोटामिया की सभ्यता से आई। साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने। तो राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने कहा आपके कहने से थोड़ी ना होता, आप सिद्ध करिए। तो सिद्ध कर दिए। सिद्ध उन्होंने ऐसे कर दिया कि उन्होंने कहा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और मेसोपोटामिया की सभ्यता के संपर्क थे। ये बिल्कुल संपर्क थे। मोहरें मिली है एक दूसरी जगह, नाम मिले हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता के कुछ नगरों में जाके अभिलेख मिले हैं, उनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के नाम है। मोहरें मिली है एक दूसरी जगह, बिल्कुल संपर्क था। दूसरा, उन्होंने कहा मेसोपोटामिया की सभ्यता पुरानी थी और हड़प्पा की सभ्यता नई है। तो पुराने ही तो नए को देगा। बिल्कुल सही है। उसी समय एक बहुत शानदार थ्योरी चल रही थी कल्चरल डिफ्यूजन की, सांस्कृतिक मिश्रण की। थ्योरी को बोलते हैं कल्चरल डिफ्यूजन, सांस्कृतिक मिश्रण। सांस्कृतिक मिश्रण थ्योरी के तहत ये किया गया, कोई भी चीज एक जगह डेवलप होती है फिर वो अन्य जगह पे फैल जाती है। जैसे कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुई और वो अमेरिका में भी फैल गई, फ्रांस में भी फैल गई, चीन, रूस और हॉलैंड और इंडिया सब जगह फैल गई औद्योगिक क्रांति। तो उसी तरह मेसोपोटामिया में सभ्यता का उद्भव हुआ और वो भारत में फैल गई। ये जो एविडेंस है ये साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने दे दी और बोले कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से। कुछ विचारकों ने कहा कि आपका जो मत है वो गलत है, क्योंकि नई नई जो खोज हुई, नई खोज में ये पता चला कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो ज्यादा पुरानी है, मेसोपोटामिया कम। दूसरी बात, दोनों की मोहरें अलग अलग हैं। दूसरा, पक्की ईंटों के मकान बनाते थे, आप कच्ची ईंटों के।
जो ज्यादा ज्ञान कम को देगा तो कम वाले के पास तो कमी होगा ना, जिसने प्राप्त किया है उसके पास तो चीजें कम होंगी, देने वाला ज्यादा वैभवशाली और बड़ा होगा, ज्यादा इंटेलेक्चुअल है। तीसरी बात, मोहरे अलग है, मंदिर के प्रमाण नहीं है। तो ये बात खारिज हो गई कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका उद्भव विदेशी प्रेरणा से तो नहीं। तो कुछ लोगों ने कहा कि इसका जो उद्भव है वो निर्गुणों से हुआ। तो निर्गुणों से कैसे हुआ, उनसे पूछा गया कि भाई आप कहते हैं कि निर्गुणों से हुआ, इसके पक्ष में कुछ साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए। तो उन्होंने कहा कि जो लिपि है, लिपि मिलती जुलती है, लिपि शब्द होते हैं वो मिलते जुलते हैं, निर्गुण लिपि से और हड़प्पा लिपि से, बात ठीक। दूसरा उन्होंने कहा कि मैट्रियार्कियल सोसाइटी है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की मूर्ति वगैरह मिली है, तो हम देखते हैं कि जो दुर्बल समाज है वो भी मात्र सत्तात्मक है, ये भी मात्र सत्तात्मक तत्व मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं सब। लेकिन हमने कहा सिर्फ दो चीजों से समानता मिल जाएगी। इतनी बड़ी सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई, जो जम्मू कश्मीर से लेके बलूचिस्तान से लेके मेरठ से लेके महाराष्ट्र तक फैली हुई है, सिर्फ दो ही प्रभाव, तो उनकी बात गलत से। तो कुछ आज थे, आज लोगों ने कहा कि भाई इनकी जो आज थे ये और ये वाले आज सेम ही थे, ठीक। तो उन्होंने इसके पक्ष में प्रमाण दिए। उन्होंने कहा जो हम देखते हैं कि जो पुरंदर शब्द है, पुरंदर, इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, तो पुरंदर शब्द की व्याख्या को लेके बड़ी कंफ्यूजन हुआ। साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने कहा कि जो पुरंदर है वो है इंद्र, माने जो ये पुर बनाते थे, पुर माने किला, जैसे कानपुर, रामपुर, पुर माने किला, ये किले जो बनाते थे, उस किले जो पुरंदर है वो किला बनाने वाला है, मतलब आर्य भी किले बनाते थे, ये भी अपने किले बनाते थे। दूसरी बात, आर्यों का सबसे पवित्र स्थल सप्तसिंधु नदियां हैं और इनकी भी सप्तसिंधु नदियां हैं, तो सप्तसिंधु नदी भी, ठीक है। और तीसरी बात, आर्य भी इंडिया के ही थे, तो इन लोगों ने कहा कि आर्यों से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसके विपक्ष में प्रमाण दिए गए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जीवन जी रहे थे, और आपके पास तो ग्रामीण जीवन था, आप कबीला के रूप में। दूसरी बात, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनके पास लिपि का ज्ञान था, और क्लास शुरू करने के समय हमने आपको बताया था पहले लोगों के पास लिपि का ज्ञान नहीं, इसलिए वो अपने जो जानकारी होती है उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते थे। दूसरी बात, जो धार्मिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, वो भी दोनों की अलग अलग दिखती है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था आधारित नगरीकरण भी नहीं दिखता है, वर्गीय नगरीकरण दिखता है। तो इन सब के माध्यम से आर्यों के साथ जो संबंध था वो भी खारिज हो। तो फिर प्रश्न उठता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, किन लोगों। तो हमने आपको शुरुआत में बताया कि जो नवपाषाण काल था, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल था, उसकी जो क्षेत्रीय बस्ती थी, जैसे नॉर्थ वेस्ट में आप देखोगे जाके पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में जो पाटा प्रांत है, ठीक है, पाटा के पास आप जाके देखोगे तो आपको जैसे दिखाई देगी। अगर आप ईरान के तट पर आओगे तो आपको अगर आप सिंध प्रांत के पास आओगे तो आपको हड़प्पा, लोथल जैसे स्थान दिखाई देंगे। राजस्थान में आपको कालीबंगा, लालबंगा, पीलीबंगा जैसे, हरियाणा में आपको राखीगढ़ी है, जम्मू कश्मीर में पांडा है, उत्तर प्रदेश में आलमगीर है, यहाँ पे आप जाओगे पंजाब में तो रोपड़ है, गुजरात में आप जाओगे तो रंगपुर है, लोथल है, मादर है, मलावीरा है, ऐसे स्थान दिखाई देंगे। महाराष्ट्र में दायमाबाद, ये स्थान नहीं है, क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं जो आपस में डेवलपमेंट करने की। आप लोगों में से मोहनजोदड़ो आप पिक्चर देखी होगी कुछ, मोहनजोदड़ो पिक्चर में आप देखते हो कि वहाँ का जो पात्र है ऋतिक रोशन, वो ट्रेड करने के लिए जाता है। कहाँ से जाता है कोई बताएगा?
कोई बताएगा ऋतिक रोशन के गांव का नाम क्या है, वहां ट्रेड करने जाता था? तो वो अपने क्षेत्र से, आप लोग फिर देखिएगा, फिर इसका हम उत्तर लेंगे। बहुत ही अच्छी एक पिक्चर है ये सिंधु घाटी सभ्यता पे मोहनजोदड़ो, एक बार देखिएगा, फिर हम आप पे इससे क्रॉस क्वेश्चन भी पूछेंगे, ठीक है, और आपको सारी वस्तु स्थिति स्पष्ट होगी। इवन मैंने तो ये तक देखा, उसके जो डायरेक्टर है उनकी एक ब्यूटी है, वो उन्होंने इतने अच्छे से चीजों को प्रेजेंट किया है कि बड़े बड़े इतिहासकार भी उसको सुन। खैर पिक्चर है तो हमें उसमें काफी चीजों को प्रमाणिक नहीं मानना है, क्योंकि उस कहानी जो स्टार्ट होती है उसमें हम देखते हैं कि ऋतिक रोशन मगरमच्छ को लोहे के उससे मारता है, एक वेपन से मारता है, जबकि उस समय लोहे का ज्ञान ही नहीं था भारतीय। तो शुरुआत में ही वहाँ पे थोड़ा सा साहित्य में और सिनेमा में बड़ा चढ़ाकर देखा जाता है, लेकिन आप एक विजन डेवलपमेंट करने के लिए इस पिक्चर को देखिए। तो हम देखते हैं कि वहां का जो नायक ऐसे शहर में ट्रेड करने के लिए आया है, तो आपस में लोग क्या करते थे, ट्रेड करने के लिए आते थे। कि जैसे कि आप देखो मेहरगढ़ के लोग आ रहे होंगे शायद मोहनजोदड़ो के लोग दाइमाबाद जा रहे होंगे, दाइमाबाद के मांडा में आपस में विवाह कर रहे होंगे, तो क्या हुआ, इनका एक डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया पूरी सभ्यता का। 12,99,000 लगभग 200 किलोमीटर रामचंद्र शर्मा बताते हैं, उस क्षेत्र में इनका एकीकरण डेवलपमेंट हो गया। जैसे कि विश्व इतिहास में हमने पढ़ा था कि अटलांटिक पार ब्रिटेन की 13 बस्तियां थी, आपस में उनमें सांस्कृतिक, वैवाहिक, सामाजिक क्रियाकलाप हुए और वो यूनाइटेड नेशन, वो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बन गए। तो उसी तरह रफीक मुगल जैसे अभी इतिहासकार हैं, ये लोग काफी काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, इन्होंने कहा कि आपस में इन संस्कृतियों का मेल जोल बड़ा, व्यापार वाणिज्य, सांस्कृतिक क्रिया। आप लोग समझ पा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति को लेकर? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। तो मुख्यतः इसी 4 प्रकार के विचार आते हैं कि साम्राज्यवादी जो विचारक आएंगे, साम्राज्यवादी विचारक क्या कहेंगे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, विदेशी प्रेरणा से। तो विदेशी प्रेरणा के पक्ष में वो तर्क देंगे, पक्ष में तर्क देंगे तो हम उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे कि नहीं, आपकी बात पूरी सही नहीं। फिर द्रविड़ उत्पत्ति के मत आए, हमने उन्हें खारिज कर दिया। फिर आर्य उत्पत्ति के मत आए, हमने उन्हें खारिज कर दिया। फिर अभी जो सबसे लेटेस्ट और सर्व स्वीकार मत चल रहा है कि सभी सभ्यताएं कुल्ली है, नाल है, राखीगढ़ी है, धौलावीरा है, अंडा है, मेहरगढ़ है, दाइमाबाद है, इनका आपस में मिलन होगा और मिलन से एक संस्कृति बनती है जिसे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अब हमने आज अपनी क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। हमने सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति तक पढ़ लिया। अगली क्लास में हम पूरा सिंधु घाटी और वैदिक कल्चर आपको पढ़ा देंगे, तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी और हम थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे अगला दिन का, तो हम धीमे चलेंगे। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखें कोविड-19 के दौर में और खूब पढ़ते चले। और मेरा तो ये कहना है कि आपको लॉकडाउन में जो 3 महीने मिले हैं, अभी जून जुलाई तैयार 2 बार कंप्लीट कर ले अपना ऑप्शनल, फिर लगा इतनी तेजी से पेपर होने वाले हैं कि अगर सब स्थिति सामान्य रही तो इतनी तेजी से पेपर होंगे कि आपको सिर्फ दौड़ने भागने का और रिवीजन करने का टाइम। तो जून क्लास को समाप्त करते हैं, अगली क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद।